ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में है आज दबाव का माहौल और है हफ्ते की एक्सपायरी का आखिरी 1.5 घंटा। अब बड़ा सवाल है कि अहम सपोर्ट लेवल के आसपास रुककर बाजार होंगे रिकवर या फिर रहेगा दबाव। क्लोजिंग कहां होगी, एक्सपायरी कहां होगी और आखिरी 1.5 घंटे में क्या करें आप ट्रेड और कल की क्या करें तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन हो रहा है बाजार में, दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है और थोड़े ग्लोबल संकेत इस समय सुस्त लग रहे हैं। तो अनिल जी, शुरुआत करते हैं। वीकली एक्सपायरी का इंतजार है सर, बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? यहाँ दीप और एक्सपायरी के दिन बाजार आधा % की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखता है। निफ्टी 11,525 11,550 की रेंज में, बैंक निफ्टी 22,350 के आसपास 250 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेटल, ऑटो और सरकारी बैंक ये आज की 3 कमजोर कड़ी हैं। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड ने आज बम्पर लिस्टिंग दिखाई, 350 पर लिस्टिंग हुई है प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन उसके बाद 400 के नजदीक पहुंचता हुआ दिखा है। तो दमदार लिस्टिंग और दमदार प्रदर्शन इस स्टॉक का अब भी मजबूती के साथ बना हुआ है। 128% यानी कि 200 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक है। यूरोप के बाजार 1% नीचे है। डाउ फ्यूचर्स उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त 300 अंक नीचे है। एक वक्त डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट से ज्यादा कमजोर दिख रहे थे। हल्की रिकवरी निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट की आई, लेकिन उसके बावजूद 250 पॉइंट की कमजोरी अब भी डाउ फ्यूचर्स में। तो डाउ फ्यूचर्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव है, ये आपको साफ नजर आएगा। दीप, बिल्कुल, और गिरावट हो सकती थी अगर एक्सपायरी नहीं थी, या फिर बाजार में एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि ये वीक ग्लोबल क्यूज जब निकल जाएंगी तो हमारा भी अपमूव वापस आ जाना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं सर आज का एक्शन? दीप, अब तक स्ट्रेंथ है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखिए, सुबह जब हम खुले तब डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे थे, करेक्ट, और तब हम 11,520 के आसपास का लो बनाकर ऊपर 11,587 का हाई बनाया हमने निफ्टी पर इंट्राडे के दौरान। बैंक निफ्टी आप देखिए 22,300 के नज़दीक खुला था और वहाँ से रिकवर होकर 22,500 पहुंचा, लेकिन वापस जो गिरावट हुई इंट्राडे में मिड सेशन में बाजार में, उस गिरावट की वजह थी डाउ फ्यूचर्स का तेजी से फिसलना, और डाउ फ्यूचर्स करीबन 500 पॉइंट से ज़्यादा फिसल गए। अब डाउ फ्यूचर्स अपने आधे नुकसान को कम कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो गिरावट हुई है मिड सेशन में हमारे बाजारों में, वो पूरी इंपोर्टेड थी बाहर के बाजारों की तरफ से, हमारी नहीं। अब बचा है आखिरी 1.5 घंटा। संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। बेहतर इन द सेंस कि है अभी भी कमजोर 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स, लेकिन उतने नहीं जितने मिड सेशन में दिख रहे थे। तो उस लिहाज से 11,475 11,525 की जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी की, वो होल्ड होनी चाहिए। 22,075 से 22,225 की जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी की, वो होल्ड होनी चाहिए। लेकिन ऊपरी स्तरों पर 11,600 को पार करना मुश्किल है। 22,500 22,550 की रेंज को अब पार करना मुश्किल है डेटा के लिहाज से। तो रेंज बाउंड ट्रेड है और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है। और दीप, अच्छी बात यह है कि आज के सेशन में मैंने जो अभी शुरुआती डेटा बनाए, क्योंकि पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि बड़ी मुश्किल हो रही है, डेटा एनालिसिस करने का वक्त नहीं मिल पा रहा और बैक टू बैक बहुत सारी कॉल्स आती हैं। और कल और परसों दोनों दिन हमने इसीलिए बजाय डेटा एनालिसिस में के लिए वक्त इंतज़ार किए, बैंक निफ्टी पर कॉल्स भी दिए और जो सही भी हुए। तो ऐसे में मैंने आज पहले से थोड़े डेटा निकाल कर रख लिए हैं, अभी ऑलरेडी तैयारी है, थोड़े और मैं आगे निकालूंगा। लेकिन ओवरऑल जो ये डेटा फॉर्मेशन हो रहा है वो ये बता रहा है कि न तो 11,500 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, नहीं 11,600 के ऊपर। ज़्यादा संभावना ये है कि अभी तक जो दिख रहे हैं डेटा उस हिसाब से इसी रेंज में हो जाए। और बैंक निफ्टी में भी संभावना है कि 22,250 से 22,500 की रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। फिलहाल तो डेटा ये संकेत दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े मूव से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि न सिर्फ हम वॉलेटाइल हैं, डाउ फ्यूचर्स भी वॉलेटाइल है। अगर डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आपको डायरेक्शन काफ़ी हद तक वहाँ से लेना होगा। तो निचले स्तरों पर खरीदारी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग, यही आज का दिन भर का ट्रेड रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आखिरी 1.5 घंटा इससे कुछ अलग होने वाला है। तो इस पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते आगे, फोकस स्टॉक्स पर कर लेते हैं। इंडेक्स पे थोड़ी देर हम विस्तार से डेटा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपके पास वॉल्यूम और डेटा बहुत सारे होते हैं। लेकिन तब तक स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। स्वागत है बसीन साहब का। आईएफएल से बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर, स्वागत है आपका। उतार चढ़ाव तो दिख रहा है बाजार में, इसीलिए शायद आपने सुबह 2 और 1 बाय कॉल भी दिया है, 2 बाय कॉल और 1 शॉर्ट कॉल भी दिया है। अपडेट दें सर, और उसके बाद मिलता हूं आपसे फ्रेश नई पिक्स।
अनिल जी, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी है और वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट भी बचाना है और मार्केट में बने भी रहना है, क्योंकि ये 2-1 दिन रह सकती है, जो मेरे को लगता है कि इट्स अ पासिंग स्टॉर्म। 1-2 दिन में मार्केट विल अगेन बाउंस बैक। और मैंने जैसे आपको कहा, नेक्स्ट वीक आई वुड बी वेरी लुकिंग एट 11,700। सुबह आपको शेल दिया था सर मारुति में, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करा दिया इंट्राडे, 7,040-60 में दिया था, 6,952 एंड बिलो बुक कर लीजिए प्रॉफिट। उसके साथ में IDFC फर्स्ट में बने रहिए, दैट इज आवर टॉप पिक, एंड अंबुजा सीमेंट वेरी वी आर वेरी बुलिश। अभी आपको दूंगा सर, दोनों पेयर ट्रेड्स हैं, 2 बाय हैं 2 सेल हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो पहले बाय दे देता हूं सर। देखिए, मैं एनर्जी पे बहुत बुलिश हूं। मेरे को लगता है क्रूड विल बी बैक टू 50 और इस कारण से एनर्जी प्रोडक्ट्स विल डू वेल। इस भाव पे 24.5 रुपए पे कोल इंडिया लीजिए, 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट। कोल इंडिया के अलावा आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन फार्मा। तो मुझे लुपिन यहाँ सबसे अच्छा लग रहा है, 1026-28 का भाव है, 1005 का स्टॉप लॉस, 1075 से 1100 का टारगेट। उसके सामने सेल है JSW स्टील। मेटल्स में मुझे वीकनेस दिख रही है, 85.5 से 86.5 में बेचिए, 9150 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। और दूसरा सेल है मनप्पुरम फाइनेंस, 160.61 है, 63 का स्टॉप लॉस रखिए, 152 का टारगेट। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं ताकि लेवल से एक बार आप भी कंफर्म कर लें। कोल इंडिया खरीदना है 124.50 125 के आसपास, यहाँ पर करनी है खरीदारी। 122.50 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 135 का टारगेट। ल्यूपिन आपको खरीदना है 1026-28 की रेंज में, 1005 का स्टॉप लॉस है, 1075 1100 का टारगेट। JSW स्टील यहाँ करनी है बिकवाली, और यहाँ पर एक बार मैं स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने रख दूं। जी हाँ, 275 का स्टॉप लॉस है आपके लिए JSW स्टील में, और 291 का टारगेट है। यहाँ पर 291.50 का माफ कीजिएगा स्टॉप लॉस है, और 275 का टारगेट आपको लगाना है JSW स्टील में। और JSW में 285 के आसपास, 85-86 के आसपास आपको बिकवाली करनी है। और एक और बिकवाली का है, वो है मनापुरम। यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और मनापुरम के लेवल्स और स्टॉप लॉस है आपका मनापुरम का, टारगेट है 152 का। एक बार मनापुरम के लेवल्स, बशीर साहब एक बार मनापुरम के लेवल्स वापस बता दें एक बार जरा। सर 60 से 61, 63 का स्टॉप लॉस, 152 का टारगेट। ओके, चलिए 163.50 का स्टॉप लॉस है, 152 के टारगेट के लिए मनापुरम जनरल फाइनेंस में भी आपको बिकवाली करनी है। ये है आपके लिए राय बसीन साहब की तरफ से, बिकवाली की 2 बिकवाली और 2 खरीदारी के ट्रेड्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2:50 में मुलाकात फिर से करेंगे आपसे, और तब आपसे जानेंगे आपके BTST पिक्स भी। आइए तब तक इवेंट्स पर डालते हैं नजर। मानसी हमारे साथ हैं, पूरी लिस्ट लेकर। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी। आज ओपेक प्लस कमेटी की बैठक पर फोकस है। इसके अलावा हेक्सावेयर डीलिस्टिंग ऑफर में बदलाव या काउंटर ऑफर का आखिरी दिन है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज शाम 4:30 बजे होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण है। अजीत डोवाल और चीनी NSA बैठक में आमने सामने होंगे। बैठक का आयोजन रूस द्वारा किया जा रहा है। वहीं बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पैदा हो रहे खतरे और चुनौतियों पर बातचीत होने वाली है। कल शुक्रवार का दिन 18 सितंबर क्लोजिंग से फुटसी रीबैलेंसिंग बदलाव लागू हो जाएंगे। वहीं राइट्स की बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी। सुप्रीम पेट्रोकेम का बायबैक बंद होगा, और साथ ही एयर इंडिया के स्ट्रैटेजिक विनिवेश पर बैठक होने जा रही है। विनिवेश पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की कल शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में 8 सचिव शामिल होने वाले हैं। कैबिनेट सचिव, विनिवेश सचिव, रेवेन्यू सचिव, वित्त सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन समेत कई अहम मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में सोच विचार होगा। शनिवार का दिन IPL 2020 का UAE में आगाज होने जा रहा है, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की चुनिंदा बैंकों के साथ बैठक भी इस दिन शाम 3 बजे होने वाली है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स आज खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। मार्केट्स खुलने के बाद कुशल उसके लिए तैयार है। गुड आफ्टरनून कुशल, बताइए।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए एक्रेलिक फाइबर से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी फोकस में रहे हैं और एक्सक्लूसिवली हमने आपको ये जानकारी दी थी और यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई है कि पेरू, बेलारूस, ईयू और साथ ही यूक्रेन, इन चारों देशों से जो एक्रेलिक फाइबर आता है उस पर ड्यूटी लगाने का सुझाव DGTR ने दिया है और अब वित्त मंत्रालय की तरफ से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये ड्यूटी लगती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अशोक लेलैंड, इस पर फोकस कीजिए क्योंकि यहाँ पर खबरों का मोमेंटम लगातार जारी है। इनको प्रोक्योर बॉक्स एक स्टार्टअप है, उनसे करीब 1400 ICVs का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, तो ये अपने आप में इनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है और अगले 5 से 6 महीनों में ही ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर कंपनी ने यूएस में नई दवा लॉन्च की है, आंखों की बीमारी से जुड़ी हुई ये दवा है और अब देखना होगा कि यहां पर किस आपका रिएक्शन देखने को मिलता है। आज भी काफी अच्छी फोकस में है। इनफैक्ट LNT की अगर बात करें तो यहां पर भी ऑर्डर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और इनको भी 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में जो ऑर्डर्स है वो मिलते हुए नजर आए हैं और LNT कंस्ट्रक्शन जो है इनके डिवीजन, वहां पर ये ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। वोडाफोन आइडिया, इनका जो प्रीमियम प्लान है रेडेक्स प्लान, उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और नए जो टैरिफ्स हैं इस प्लान से जुड़े हुए या फर्दर जो डिटेलिंग है वो ये आगे जारी करते हुए नजर आएंगे, बट बहरहाल ये रेडेक्स प्लान जो है वो उन्होंने हटा दिया है। साथ ही इरकॉन इंटरनेशनल 1900 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो है वो इनको भारतीय रेलवे से मिलता हुआ नजर आया है। मौजूदा मार्केट कैप जो है कंपनी का 4000 करोड़ रुपए का है, तो काफी सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो है ये इरकॉन इंटरनेशनल के लिए साबित हो सकता है। और इसके साथ ही अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो इन्होंने अगस्त में जो यूरोपियन डिवीजन है इनका, वहां पर JLR बिक्री 23% इनकी घटकर आई है और करीब 4495 यूनिट जो है कंपनी बेचने में सफल रही है। और 3 ब्लॉक डील्स हैं मेरे पास जो फोकस में है, जिसमें रिलायंस करीब 7 लाख शेयरों का यहां पर सौदा हुआ है 2297 से 2331 रुपए के भाव पर। हैप्पीएस्ट माइंड्स, यहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, करीब 90 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई, यहां पर ब्लॉक डील्स हुई हैं 350 से 392 रुपए प्रति शेयर पर। और डॉक्टर रेड्डीज ये भी फोकस में है, 4.5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील यहां पर भी होती दिखी है। इनफैक्ट कई सौदे हुए हैं 4660 से 4787 रुपए के भाव के बीच। बिल्कुल, तो आज का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जहां तक डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है वहां पर अच्छी आई है। अपोलो टायर्स और हॉस्पिटल्स, वहां से अच्छे मूवमेंट आए हैं। कोफोर्ज एक और स्टॉक है जहां से अच्छा परफॉर्मेंस है और HCL टेक्नोलॉजीज में भी अच्छी खरीदारी है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं फोकस में। आइए एक्शन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, राकेश जी, कुणाल जी हैं, साथ ही वागले साहब हैं, सुमित जी भी जुड़ रहे हैं और संदीप जैन साहब भी हमारे साथ इस समय शो पर शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक्शन भरपूर हो रहा है और अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो टायर्स, इन दोनों स्टॉक्स पर आप बढ़िया इस समय तेजी आते हुए देख रहे हैं। सुबह भी हम देख रहे थे कि ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर ट्रेड भी दिया था आपको सुमित जी ने। सुमित जी, अपोलो टायर्स के आपके टारगेट्स आ गए? 135 की कॉल की जो खरीदारी की रहे थे और अब फ्रेश कुछ मूव आते हुए दिखता है, किन लेवल्स पर नजर रखेंगे? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए दीपांशु, अपोलो टायर सुबह से ही बाय के रडार पे है और ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलनी चाहिए। अपोलो टायर यहाँ से ऊपर में 138 रुपए से लेके 140 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाएगा, तो उसके अंदर बने रहे। स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। नीचे में 128 129 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। 138 से 140 रुपए तक का अपसाइड मूव अपोलो टायर के अंदर देखने को मिलना चाहिए, तो बने रहेंगे इसके अंदर तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बने रहिए। जहाँ तक अपोलो टायर्स का सवाल है वहाँ पर आप एक शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं आज सुबह से ही, और अभी भी जो तेज़ी है वो बरकरार है इस पर। वागले साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा रिवर्सल आया है, कल थोड़ी सुस्ती थी, आज फिर से अच्छा ट्रैक्शन है, 1750 तक पहुंचा है, यहाँ पर ट्रेड होगा? दीपांशु, मोमेंटम तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर ले, या 1752 का एक रेजिस्टेंस है वो पार करने के बाद ले तो ज़्यादा बेटर होगा। आप मोमेंटम के साथ होंगे, अभी लेंगे तो आपको 1730 का स्टॉप लॉस लेना होगा, जो कि लगभग 15-16 रुपया है। लेकिन अगर आप 52 के पार निकलते ही इसको ले तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 1800-1820 तक के स्टॉक जा सकता है। इसमें बिल्कुल मोमेंटम है। ओके, मोमेंटम है अपोलो हॉस्पिटल में भी और मोमेंटम है अपोलो टायर में भी, तो दोनों अपोलो नाम के स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के टॉप गेनर है। उसके अलावा ए के बाद बी नहीं है, लेकिन सी और डी पर भी दो स्टॉक है जो बड़े मजबूत हैं। पहला है सी वाला कोफोर्ज और दूसरा है डी वाला डॉक्टर डी। कोफोर्ज भी वागले साहब ने सुबह अपनी पिक के तौर पर रिकमेंड किया था। वागले साहब अब आप ही अपडेट दे दीजिए, आपको तो चार्ट याद भी होंगे। 2240 में आपने रिकमेंड किया था 2300 के टारगेट के हिसाब से, और पहुंचा है ये 2267 के आसपास, तो लगभग आपके बोलने के बाद 20-25-27 रुपये तो बढ़ गया। अब क्या करें?
अनिल जी, मेरा मानना है 2300-2320 तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी इसमें से कितनी मुंह आ जाएगी या ये कल एक्सटेंड होगा वो देखना पड़ेगा। इसमें कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं है। अभी जिन्होंने मॉर्निंग में लिया है उनके लिए मैं 2240 का स्टॉप लॉस देता हूँ, 2241 का। मुझे नहीं लगता है उसके नीचे जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट के आसपास होगा। अभी भी आप ले रहे हो तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, जो 1% के आसपास है। 2310 का मेरा कल तक का टारगेट होगा। एक शेयर है, उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जो आज लिस्ट हुआ है, और उसको देख देख कर दुखी होने वालों की तादाद कम नहीं है। बहुत सारे लोग दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि हमें तो मिला ही नहीं और शेयर इतना बढ़िया बढ़ गया। लेकिन उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, उनको एक खुशी का मौका दिया था। अब जो ले पाए भरोसा करके वो ठीक, जो नहीं ले पाए उनकी किस्मत। और वो मौका दिया जैन साहब ने। जैन साहब ने साफ साफ कहा था, देखो कि सेक्सॉफ्ट ले लीजिए, 2-3 दिन पहले की बात है, कि भाई इतना बढ़िया हैप्पीएस्ट माइंड को रेस्पॉन्स मिला है, आप इसके दम पर जो मिड कैप आईटी शेयरों में जो तेज़ी बनेगी उसका फ़ायदा उठाइए। अब अगर आप हैप्पीएस्ट के चक्कर में रह गए और जैन साहब के बोलने पे सेक्सॉफ्ट नहीं लिया, तो अब देख लीजिए आज 15% ऊपर है। जैन साहब, पहले तो बधाइयाँ इतनी बेहतरीन पिक के लिए, और जो कनेक्शन निकाला आपने वो बड़ी चीज़ है। अब ये बताइए क्या करें जिन लोगों ने आप पर और सेक्सॉफ्ट पर भरोसा किया, उनके लिए क्या राय है? बिल्कुल, वाकई में अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और मैंने इनफैक्ट यही कोरिलेशन निकाला था कि कहीं ना कहीं देखिए जैन साहब के जेम्स आप देने का मौका देते हैं, और मैंने कोशिश की थी कि परसों लिस्टिंग होगी हैप्पीएस्ट माइंड्स की, तो ये सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स पूरे धूम मचाए हुए रखेंगे। तो उसी हिसाब से और उन्हीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे, और ये भी कंपनी देखिए डिजिटल से रेवेन्यूज, आईओटी और ये सब चीजें, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो मेन आजकल ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी, मतलब ओल्ड जनरेशन आईटी कंपनीज और न्यू जनरेशन आईटी कंपनीज आजकल ऐसे डिवाइड कर सकते, तो उसमें ये भी एक कंपनी है। और आज मैं अपने ही चैनल पे सुन रहा था अशोक सुट्टा साहब को, और उसके बाद तो प्राइसेस और रेजिलिएंट हो गई हैप्पीएस्ट माइंड्स की। तो कैसे एड्यूटेक से इनको बेनिफिट मिल रहा है, कैसे लोग वर्क फ्रॉम होम की वजह से इनको फायदा मिल रहा है, एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन की वजह से तो बहुत बड़े बेनिफिशियरी है। सो इन टाइप की कंपनियां फायदे में रहेगी। सैक्सॉफ्ट का देखिए मैंने जो टारगेट दिया था शायद वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, हालांकि 360 के लगभग का टारगेट है। तो मैं कहूंगा कि इतना बड़ा प्रॉफिट अगर 2 दिन में मिलता है तो बिल्कुल लाजमी है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आज जो यूफोरिया हो सकता है कल तक उतना नहीं रहे। बट फिर भी मुझे फंडामेंटली बहुत सस्ती लगती है कंपनी, इसलिए मैंने लाया था कि 7-8 के पी मल्टीपल पे कोई स्टॉक चलता है और वो भी आईटी कंपनी का स्टॉक, तो बहुत सस्ता लगता है। बट एनीवेज वन कैन कंटिन्यू होल्ड इट, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ 315-20 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ सैक्सॉफ्ट, अदरवाइज प्रॉफिट भी बुक करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैन साहब के जेम स्टोर भी आगे आने वाले दिनों में आएंगे, और उसके लिए आपको सर्टेनली फंड्स चाहिएंगे तो उसके लिए फ्री करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट अचीव हो चुका है, तो करने में कोई बुराई नहीं है, समझदारी है। ओके, सैक्सॉफ्ट यहाँ पर नजर रखिए, अच्छी तेजी आ रही है। जैन साहब ने रेकमेंड किया था, आज 15% ऊपर है। पर हैप्पीएस्ट माइंड्स, इससे आप नज़र नहीं हटा सकते, क्योंकि लिस्टिंग के समय ही डबल हो गया है, और वहाँ से भी देखिए इसने गेंस अपनी होल्ड करी हुए हैं। 128% की गेंस अपने इशू प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या सलाह दी गई थी। अनिल जी की तरफ से कहा भी था पोर्टफोलियो के लिए लेना है तो लीजिए, लिस्टिंग गेंस के लिए लेना है तो लीजिए, और देखिए शानदार गेंस वहाँ पर आपको आती हुई दिखी है। लिस्टिंग पर मुनाफा कमाना जो लोग चाहते हैं वो अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमाज में अंडरलाइन बोल्ड, अच्छे लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे इसका आईपीओ में। तो कहने का मतलब ये है कि आपके फैमिली में जितने आपके पास डीमेट अकाउंट्स या जितने आपके पास ऑप्शंस हैं, वहाँ पर ज़रूर आप पैसा लगाएं। पूरी संभावना है कि डबल हो जाए। 166 रुपए की इशू प्राइस है, 300-350 रुपए की रेंज में कहीं लिस्ट होना चाहिए। लिस्टिंग पर गेंस के लिहाज से पैसा आपने लगाया है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो वाकई में आपका माइंड और हार्ट दोनों हैप्पी है। डबल से ज़्यादा 135% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की बेहद 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 दमदार यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिख रही।
तो मजबूत आईपीओ दमदार मुनाफे के लिए, और आपको कहा भी कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आप लगाएं पैसा। अब बड़ा यही होता है भाई, इससे बड़ा तो क्या होगा, 200 सवा 200 रुपये जितनी इश्यू प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ जाए, इससे तो अब मतलब बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, जहाँ खुला 350 पर वहीं से बढ़ा, एक भी बार वापस 350 आया नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अब आप स्टॉप लॉस अपना 350 कर लीजिए, करके रखिए। अगर 350 के नीचे जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऊपर का 20-30 रुपया छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, और नहीं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और होल्ड करें। मेरी राय है कि 350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। इतने मुनाफे में बैठे हैं, अब बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपके हाथ में कोई अच्छा शेयर लगे और अच्छा शेयर लगने के बाद उसमें कुशन हो जाए, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो 166 रुपये की है। अब 166 रुपये वाले स्टॉक में अगर 5-25 रुपया ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपके पास कुशन बहुत रहता है, डर नहीं रहता। नहीं तो जैसे भाव के नीचे जाना लगता तो डर रहता। तो ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। हड़बड़ी न करें, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी करना है, फटाफट करना है तो उसके लिए सिस्टम अलग है, एल्गो ट्रेड। बिगुल बजाइए, कुणाल जी और राकेश जी के लिए तैयार है उनकी तरफ से एक बेहतरीन एल्गो ट्रेड। बताएं सर। देखिए अनिल जी, अभी आपने बोला C फॉर कोफोर्ज, D फॉर डॉक्टर रेड्डी और हमारा स्टॉक है M फॉर MCX। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न MCX का है और जिस तरीके से CDSL और बाकी स्पेस के स्टॉक भाग रहे हैं, MCX एक बड़े उछाल की कगार पे खड़ा हुआ है बड़े अप्रूव के लिए। MCX को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पूरा जो एक्सचेंजेस का स्पेस है इसमें री-रेटिंग होगी, और एमसीएक्स में जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हमने 2 सत्र पहले देखा था और आज फिर से हम देख रहे हैं कि बड़ा वॉल्यूम एक मुश्त स्टॉक में हुआ है। तो इस तरह का वॉल्यूम एडिशन जब भी स्टॉक में होता है तो बड़ी तेजी देखने को मिलती है। एमसीएक्स को बाय करके चलें। 1725 पर 1725 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1860 रुपए का, 1860 का, और दूसरा टारगेट 1900 रुपए का होगा। तो 1900 के टारगेट के लिए एमसीएक्स में हमारी खरीदारी कराएं। तो एक्सचेंजेस बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करें। बीएससी 420 रुपए के आसपास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने मालामाल वीकली में आपको खरीदारी करने की राय दी थी, वो भागा। एमसीएक्स भागा। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सारे के सारे एक्सचेंजेस बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इवेंचुअली एनएससी का आईपीओ भी आने की तैयारी में आएगा ही, तो जब आता हुआ दिखेगा तो ऐसे में ये आपके लिए एक बड़ा फायदे वाला होगा। तो एमसेक्स उस हिसाब से 1860-1900 रुपये के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही। तो एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ आपके लिए रहेगा, इस पर भी आपको फोकस करना है। एक और स्टॉक है जहाँ पर आप फोकस करिए, और कैश के कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पर एक बार फोकस किया जाए। जैन साहब, आपका अडोर वेल्डिंग आज सुबह का स्टॉक ये अभी भी मजबूत है और टिका हुआ है एकदम आराम से 278 रुपये के आसपास है। क्या ये एंट्री लेवल सही है या थोड़ा नीचे आए तब खरीदें? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल से अनिल जी। मुझे सबसे बढ़िया खुशी है कि वेल्डिंग हो गई है। जैसे कल का ओरिएंटल एरोमेटिक ने वो खुशबू फैलाई थी ना, वैसे आज भी फैला रहा है 4-5% का। वैसे एडोर वेल्डिंग भी मुझे जिन लेवल्स पे है बिल्कुल चला नहीं है आज, क्योंकि देखिए मार्केट कई बार ऐसा होता है जब मार्केट खराब रहते हैं तो स्टॉक्स 5-6% चल के रह जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे मार्केट बेहतर होगा तो ये भी चलेगा। और सबसे बढ़िया बात है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है स्टॉक में। मैं अगर पिछले पूरे 10 साल की अगर हिस्ट्री निकाल के देखूं तो कैगर जो 1.55% का था, जो कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। पिछले 2-3 सालों में भी नेगेटिव रिटर्न्स दी, क्योंकि एक स्लो मूविंग स्टॉक है। बट अब जब हमने यहाँ पे दे दिया और जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे जब ऐसे टाइप के स्टॉक्स की बात की जाती है, जो कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने भी एक्नॉलेज कर दिया कि कई छोटे स्टॉक्स की रिसर्च बहुत बढ़िया से आपके एनालिस्ट दे रहे हैं, तो वैसे ये रिसर्च लाया हूं मैं। 300-350 करोड़ की कंपनी है। मुझे वाकई में अनिल जी विश्वास नहीं होता, कई बार क्या वो मार्केट कैप पे नजर नहीं जाती है, और नाम बहुत बड़ा ही है और बहुत बड़ा काम इंडिया के पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये किया हुआ है। और मुझे लगता है बिल्कुल ये हर लेवल पे, हर गिरावट पे फुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि इसको लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और ये चलेगा यहां से बहुत आराम से।
ये फुल कन्विक्शन के साथ, भरोसे के साथ, मजबूती के साथ और इतने दम लगाकर बोलने के लिए वाकई में दम चाहिए। आइए थोड़ी देर में हमारे साथ विश्वेश जी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो देंगे आपको हीरो या जीरो ट्रेड, और विकास सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं 2:30 बजे, जो आपको बताएंगे एक बेहतरीन पिक अपनी तरफ से भी। तो ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में। विश्वेश जी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हीरो या जीरो ट्रेड तो कभी भी आ सकता है, उसका टाइम फिक्स नहीं भाई, जब आएगा संकेत तभी आएगा। 2:30 बजे के लिए मेरे डेटा भी आज मैंने पहले से तैयार करके रख लिए, तो चीज़ें सारी तैयार हैं, बस थोड़ी सी देर में हम आपके सामने रखते हैं। पूजा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाली है और कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने हम पूजा की तरफ से भी रखेंगे, वो भी आने की तैयारी में। पावर कंपनी में जो बढ़िया तेजी बनती दिख रही है उसकी वजह क्या है वो भी हम। आइए विश्वेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विश्वेश जी क्या जुड़ चुके हैं? एक बार जरा मैं चेक करूँ। विश्वेश जी क्या आप हैं हमारे साथ? जी 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 सर। अरे वाह, क्या बात है, इसको कहते हैं इतना फास्ट काम, क्या बात है, तुरंत फुरंत तुरंत फुरंत। ओके, तो विश्वेश जी के लिए बिगुल एक मिनट, हीरो या जीरो ट्रेड का बिगुल बनेगा। ये तो विश्वेश का विशेष तो अलग तरीके से, ये स्पेशल बिगुल है हीरो या जीरो ट्रेड का। आइए विश्वेश जी का करते हैं स्वागत। विश्वेश जी अंदाजा लगाऊं मैं थोड़ा सा? जी बैंक सर, निफ्टी जी बाय सर। को ला रहा है? अरे सर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, वाह। जी सर करना है 22,400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 50 रुपए से 60 रुपए के बीच में, और क्योंकि हीरो जीरो है मुझे लग रहा है इसमें 100 रुपए और 130 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। तो ये ट्रेड है 22,400 का कॉल ऑप्शन 50 से 60 रुपए के बीच में खरीदना है, टारगेट 100 रुपए और 130 रुपए। लॉजिक सिंपल है सर, 22,500 के कॉल में 24 लाख शेयर जुड़े हैं, 22,400 के कॉल में ऑलमोस्ट 17 लाख शेयर जुड़े हैं, और लास्ट 15 मिनट में मैं नोटिस कर रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर जिस हिसाब से ऊपर आया और 22,400 के ऊपर आया और प्रीमियम में टर्न हो गया बैंक निफ्टी फ्यूचर, मुझे लग रहा है ये रॉकेट मूव है। तो हीरो जीरो के हिसाब से 22,400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है सर। 100% मैं आपके साथ सहमत हूँ विश्वेश जी, और इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी मजबूती दिखाकर 22,500 22,550 की तरफ बढ़ रहा है, और एक बार 22,500 पार किया तो शॉर्ट कवरिंग भी बढ़िया आएगी। डेटा मेरे भी तैयार हैं, तो एक्चुअली कल आप थोड़े से शायद कुछ सेकंड से पीछे रह गए और मैंने पहले बैंक निफ्टी का बाय कॉल दे दिया। आज थोड़े सेकंड से मैं पीछे रह गया, पहले आपने बाजी मार दी, तो लगभग डेटा हमारे एक साथ ही सामने आते हुए दिखे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिख रही है, वो ये दिख रही है कि निफ्टी भी 11,575 11,600 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एक्सपायरी के ठीक पहले। क्या इस तरह के डेटा आप भी देख रहे हैं निफ्टी पे भी? विश्वेश जी अब आप आए हैं तो हीरो जीरो ट्रेड में मैं बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी पे भी आपका ज्ञान ले लूँ थोड़ा सा। सर पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट सर, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए खुलने के बाद 11,500 पे लेना था, 22,400 से 22,300 की रेंज में लेना था, और एक नैरो कंसोलिडेशन हुआ था, वो नैरो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज सबसे क्या है सर, 11,550 के कॉल में 51 लाख शेयर ऐड हुए हैं और हम अभी है 11,550 पे। अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई जो बैंक निफ्टी में तो दिख रहा है, तो सर यहाँ पे मार्केट मच जाएगा। मार्केट मतलब हमारी एक्सपायरी की थोड़ी ट्रेडर वाली लैंग्वेज है। 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करेगा, 50-60 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा, तो डेफिनेटली सर मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग है। ओके, शॉर्ट कि देखिए हमारा एकमात्र चैनल ऐसा है जहाँ पे हम एनालिस्ट एक्सपर्ट एक दूसरे को वाकई में वो कहते हैं जोश बढ़ाने वाला, और क्या कहना चाहिए कि एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं, जोश बढ़ाएं, एक दूसरे को सपोर्ट दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक दूसरे की राय से सहमत नहीं होते, तो वो सहमति असहमति भी हम बड़े प्यार से एक दूसरे के सामने रखते हैं कि भाई चलिए विश्वेश जी का व्यू मेरा ये। और जब सहमत होते हैं तब तो हमारा प्यार एकदम वो देखने लायक ही होता है, राम लखन टाइप वाला मामला होता है। चलिए, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। आज विश्वेश जी को मिलेगी इस बात की क्रेडिट हीरो या जीरो की। मैं थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन हाँ डेटा मजबूत दिख रहे हैं। और अगर दीप आप चाहें तो 2:30 बजे का इंतजार किए बगैर ही मैं डेटा एनालिसिस अभी आपके सामने रख दूं, ताकि 2:30 बजे आपके और सेठी साहब के बीच में कोई भी ना आए, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी ना हूं। अनिल जी बिल्कुल बिगुल तैयार है, बजाते हैं स्ट्रैटेजी के लिए और जान लेते हैं इस समय के क्या इंडेक्स व्यू है।
ग्लोबल क्यूज थोड़े सुस्त जरूर है सर, जैसे कि हम शो की शुरुआत में भी कह रहे थे। डाउ फ्यूचर्स हालांकि दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है, पर अभी भी 270 अंकों की गिरावट ही दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.25% नीचे हैं इस समय। यूरोप की सुस्त शुरुआत हुई है, लगभग 0.5% की गिरावट आपको सारे के सारे यूरोप के बाजारों में मिलेगी। और आज एशिया की क्लोजिंग भी कमजोर रही थी। हांगकांग 1.5% नीचे था, जापान और चाइना 0.5% नीचे थे। तो कमजोर ग्लोबल क्यूज है सर, पर जैसी हमारी रिकवरी आई है, बताइए आप क्या रेकमेंड करेंगे इंडेक्स पर? दीप देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें कोई बात डाउट नहीं कि ग्लोबल सपोर्ट जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हम लेवल से काम करते हैं कि इस वक्त हम 11,550 पर हैं। ठीक है, 11,550 के पुट ऑप्शन पर हैं 39 लाख शेयर और 11,550 के कॉल ऑप्शन पर हैं 34 लाख शेयर। आज के सेशन में लगभग बराबरी का मामला है, रस्सा कशी का। अब आइए इसके 50-50 पॉइंट दोनों तरफ चलते हैं। 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 72 लाख शेयरों का, जिसमें से 40 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली चीज़, वर्स्ट केस सिनेरियो में 11,500 के नीचे की एक्सपायरी नहीं होगी। भले डाउ फ्यूचर्स वापस से 500-600 पॉइंट नीचे भी आ जाए, तब भी आप 11,500 के नीचे की एक्सपायरी नहीं देखेंगे। ये डेटा में नज़र आ रहा है, ऐसा अभी दिख रहा है, पूरी संभावना है। फिर आखिरी मिनटों में कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट पूरी संभावना डेटा के लिहाज से आप देखेंगे तो 11,500 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। 20-25 पॉइंट का आप अगर वो क्वेश्चन लेना चाहें तो 11,475, 11,525 कर लीजिए। ये डेटा में नज़र आ रहा है निफ्टी के लिहाज से। निफ्टी की एक्सपायरी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है अब तक। 11,600 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना भी काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 61 लाख शेयर कॉल में है ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है, आज उसमें से 35 लाख शेयर और जुड़े हैं। तो बहुत बैलेंस्ड मार्केट दिख रहा है। 11,500, 11,600 100 पॉइंट की रेंज है और उसके बीच में 11,550 रस्सा कशी वाला लेवल है। तो 11,550 के ऊपर टिके हम अगले 10-15 मिनट में निकल कर तो 11,600 की तरफ एक्सपायरी करेंगे। 11,550 के नीचे टिके तो 11,500 के आसपास की एक्सपायरी करेंगे। इस वक्त बीचों बीच में है और डेटा खराब नहीं है उतने। इनफैक्ट थोड़े से डेटा यूँ कहेंगे कि मैं कहूँ आपको 60% तेजी की तरफ है, 40% थोड़ा नीचे की तरफ। तो ज़्यादा संभावना है कि आप 11,560, 70, 75 के आसपास एक्सपायरी कर लें। इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ये तो बात होगी आपकी निफ्टी पे। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक चीज़ जो दिख रही है वो ये कि 22,200 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। इसकी संभावना पूरी है। 21 लाख शेयर वहाँ पर पुट में है और माफ़ कीजिएगा 13 लाख शेयर पुट में है, उसमें से 9-10 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। और आज दिन भर हमने 22,200 होल्ड किया, तो अब 22,300 के नीचे नहीं गए, तो आज पूरी संभावना है कि 22,200, 22,300 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब एक ही समस्या है। समस्या क्या है? 22,500 बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख शेयरों का जो खुला हुआ है कॉल्स में, और हाईएस्ट भी है। हाईएस्ट तो नहीं है, हाईएस्ट 23,000 पे, लेकिन एज गुड एज हाईएस्ट। अब 1 घंटे में और क्या है, तो 22,500 पार करके टिके 22,500, 22,550, तो फिर आज पॉइंट की रेंज आखिरी रुकावट है 22,500, 22,550 की। अब ये मेरे लिए कहना मुश्किल हो रहा है कि हो पाएगा या नहीं। मैं बाकी आपको कह देता पक्का होगा, विश्वेश जी की तरह डेटा मजबूत भी दिख रहे हैं, लेकिन ये डाउ फ्यूचर्स मुझे कहने नहीं दे रहा। दिक्कत मुझे डाउ फ्यूचर से आ रही है। डाउ फ्यूचर्स अगर 300 पॉइंट ऊपर हो तो मुझे ये खाली शॉर्ट कवरिंग के दम पे कैसा? शॉर्ट कवरिंग का मजा तो तब आता है ना जब संकेत सब तरफ से पॉजिटिव हो, तो शॉर्ट सेलर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है कि अरे शॉर्ट काटो। तो डेटा में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन आपके ग्लोबल मार्केट साथ नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट 200 से 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर, 250 पॉइंट हुआ, तो डाउ फ्यूचर्स काफ़ी वोलेटाइल है। तो अगर डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर 101 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे रह जाते हैं, तब तो आप 22,500 के पार निकल कर 22,650 और 22,700 आज ही देख लेंगे। नहीं तो फिर 22,500, 22,550 पे दम तोड़ देंगे। तो ये थोड़ी देर में पता चलेगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन लेवल्स और डेटा मैंने आपको साफ साफ बता दिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो अच्छी मूव लग रही है। बैंक्स पर नज़र डालिए क्योंकि यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी आई है, पर क्या अब ये रिकवरी सस्टेन होगी और खरीदारी देखेंगे कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। पर एक स्पेस जहाँ पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं आज सुबह से, वो है IT स्टॉक्स, और कुछ और खरीदारी आती दिख रही है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, HCL टेक्नोलॉजीज या इन्फोसिस, दोनों में से एक पर ट्रेड लेना हुआ तो कौन सा स्टॉक अब बेटर लग रहा है ट्रेड के लिए? जी दीपांशु, देखिए अगर वैसे इन दोनों में से अगर कोई एक स्टॉक लेना है तो डेफिनेटली मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूँगा। और उसका रीज़न ये है कि ये वीकली और मंथली ये दोनों चार्ट पे इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और इनफैक्ट ये ब्रेकआउट के साथ इसमें वॉल्यूम्स भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे 11,110, 1120 के लेवल्स के लिए जा रहा है, और करंट लेवल्स कुछ 1,010, 1,020 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से भी आप इन्फोसिस को लॉन्ग करें, और
100 रुपए तक की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 980 के करीब का। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त श्रीकांत जी की तरफ से। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तब तक एक बार सुमित जी का सुपर हिट जल्दी से आपके लिए रख दिया जाए। आइए सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक ही रडार पर है। स्टॉक का भाव चल रहा है 890 रुपया। स्टॉक का नाम है मेस्टेक, MASTEK। स्टॉक का नाम है मेस्टेक। इस स्टॉक के अंदर अच्छा तेजी का ट्रेंड मेंटेन है। पिछले 6 महीने में स्टॉक हर लेवल पे तेजी दिखाता है। बीच बीच में छोटा छोटा डिप आता है, बट ओवरऑल तेजी का ट्रेंड स्टॉक के अंदर मेंटेन है। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक और अच्छी अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक 4 फिगर्स में दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक, जी हाँ बिल्कुल, 4 फिगर्स यानी 1000 रुपीज तक का अपसाइड मूव ये स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 845 850 का सपोर्ट है, तो 850 का स्टॉप लॉस लगा के मेस्टेक में खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 940 950 इमीडिएट टारगेट होंगे और वो लेवल्स टूटने पे 1000 रुपीज तक के स्तर मेस्टेक में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, और जब से इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी मैजेस्को की एक सब्सिडरी कंपनी अमेरिकी कंपनी को जो जबरदस्त दामों में बेचा है, उसके बाद न तो मैजेस्को रुका है न मैस्टेक रुका है। मुझे याद है इवन सेठी साहब ने इसे रिकमेंड किया है, आशीष कुकरेजा साहब ने रिकमेंड किया है, एसपीएल मिड कैप्स में हमारे लगभग सारे गेस्ट ने इसे रिकमेंड किया। तो ये एक स्टॉक है जो बड़ी तेज़ और तगड़ी दौड़ लगाता है। मैस्टेक 850 900 रुपये। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त रनअप। आइए करिए स्वागत सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आज क्या इरादा है खरीदारी का, बिकवाली का, और कैश के स्टॉक्स हैं या फ्यूचर्स के? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बिल्कुल खरीदारी करने का ही मन है बाजार में। और आज जो स्टॉक है, एक्चुअली एक नहीं 2 स्टॉक दे रहा हूँ और दोनों ही फ्यूचर स्पेस से है। एक तो पहले तो जिक्र करना चाहूंगा, कल इस सेगमेंट में मैंने इन्फोसिस रिकमेंड करा था 990 के लेवल पे, जो अभी 1020 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और मेरा टारगेट भी 1025 का ही था, तो ऑलमोस्ट टारगेट के करीब है। और आज सुबह जो पिक ऑफ द डे के तौर पे मैंने कोफोर्ज को रेकमेंड किया था 2180 के लेवल्स पे, वो अभी 2270 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों स्टॉक ने कमाल किया। और डॉक्टर रेड्डी तो रुक नहीं रहा है, अभी बेस हाई पे आ गया, 4800 का भाव हो गया डॉक्टर रेड्डी का। तो जहां तक आज के स्टॉक का सवाल है जी, जो पहला स्टॉक है बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है गिरावट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक बेहतरीन मौका है इस स्टॉक में 2310 के लेवल्स पे खरीदारी करने का। मेरा इस स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कल या सोमवार तक ही 2370 तक के लेवल्स के टारगेट है। और बाकी मैं इस स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ, और मैं तो निवेशकों और पोजिशनल ट्रेडर्स से रिकमेंड करूंगा कि इस स्टॉक में बने रहें। आने वाले महीने भर के अंदर मुझे लगता है 2500-2600 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में आएंगे। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक जहाँ पे 2310 में खरीदारी करनी है। और 2290 का स्टॉप लॉस। बोलिए सेठी साहब, और डील्स हो रही है क्या रिलायंस में? नहीं बिल्कुल अनिल जी, यही लग रहा है और डील्स हो रही है क्या? अनिल जी, मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह से हमने रिलायंस जियो में एक हर वीक डील देखी है, वैसा ही एक सिलसिला रिलायंस रिटेल में भी होने को है। और ये मुझे लगता है यहाँ से लेके दिवाली तक में कई डील्स देखेंगे, और वही मेरा एक्चुअली मेन कारण है इस स्टॉक पे बुलिश होने का। तो मुझे लगता है आज की बाजार की गिरावट में ये मैंने एक्चुअली परसों आपके जो इवनिंग शो मंडे को जो शाम को बाजार आज और कल में इसको 2320 पे रेकमेंड किया था, 2370 का टारगेट था, जो कि ट्यूसडे को अचीव हो गया था। उसके बाद स्टॉक में ये बाजार के कारण से थोड़ी गिरावट आई है। बहुत अच्छा मौका है 2310 के लेवल पे इसको खरीदने का। 2370 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है मुझे। ओके, और एक चीज मैंने अच्छी की है वो ये कि सेठी साहब का प्रमोशन करके 3 बजे से 2:30 बजे किया, उसमें बड़ा एक फायदा हो गया। एक तो सेठी साहब एक से ज़्यादा पिक देने लगे, दूसरी बात है कि एफएनओ की दमदार पिक आने लगे, तीसरी बात बड़े बड़े टारगेट जल्दी जल्दी आने लगे। देखिए इन्फोसिस देख लीजिए, कोफोर्ज आज का सुबह का देख लीजिए, फिर डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉप, एक के बाद एक एफएनओ स्टॉक, इवन वेदांता 4-5 दिन पहले वेदांता जो बोला था, वेदांता इस कमज़ोर बाजार में भी बड़ी मजबूती के साथ, वो भी बैन में होने के बावजूद, तो एक के बाद एक तगड़े स्टॉक सेठी
सेठी साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो सेठी साहब ने कहा एक और स्टॉक है, 2 स्टॉक है। तो पहला तो रिलायंस है, रिलायंस भी काफ़ी तेज़ी से एकदम दौड़ लगाता हुआ अभी तो मैंने 2325-27 के आसपास देखा था। जी हाँ, 2320 अभी भी ट्रेड कर रहा है। सेठी साहब, रिलायंस के अलावा दूसरा स्टॉक कैश का है या ये भी फ्यूचर्स? अनिल जी, ये भी स्टॉक फ्यूचर्स का ही है। मुझे लगता है जो आजकल ये जो मार्जिन के रिक्वायरमेंट वगैरह जो बढ़ गए हैं, तो थोड़ा कैश स्टॉक्स में चाल थोड़ी कम हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट एक तो वॉल्यूम्स भी कम है, तो लोगों को ट्रेड करने में भी असुविधा होती है। और आज जिस तरह के बाजार के माहौल है, मुझे लगता है जो बाजार में अब जो रैली होगी वो ये फ्रंटलाइन स्टॉक्स ही लीड करेंगे। और मैं फोकस कर रहा हूँ जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, आज सुबह भी बोला था कि आईटी सेक्टर मुझे पसंद आता है, तो वहां पे नजर रखनी चाहिए। जो दूसरा स्टॉक आज के लिए है वो एक दिग्गज बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये स्टॉक भी 1090 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। इस स्टॉक का भी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 1125 तक के लेवल से स्टॉक में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 1075 का। ये दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है और मुझे लगता है जिस तरह का जो बैंकिंग का परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर के, इस कंपनी के, इस बैंक के भी नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, तो ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए करंट लेवल से। क्या बात है। एचडीएफसी बैंक खरीदारी करने की राय और निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से 25 और 10 35 रुपए का मुंह दिखा दे तो बैंक निफ्टी के लिए भी 11500 माफ़ कीजिएगा 22550 की बाधा को पार करना आसान हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक बैंकिंग शेयर से, बैंकिंग स्पेस से जो दिग्गज शेयर है एचडीएफसी बैंक को चुना है सेठी साहब ने। 1090 के आसपास खरीदिए, 1075 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1125 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों ही, तो एक निफ्टी को नहीं गिरने देगा, दूसरा बैंक निफ्टी को नहीं गिरने देगा। ये है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब यही है और या और कोई स्टॉक? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, यही 2 स्टॉक है जो आज मेरे रडार पे है। ओके, परफेक्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब ये 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और अब सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं अपना सुपरहिट शेयर बताने के लिए। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब जो स्टॉक आया है उसका भाव चल रहा है 102 रुपए। स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक, इस स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी पिछले कई दिनों से तेजी का मूव दिखा रहा है। लास्ट 2 दिनों में करेक्शन दिखाया और अब ये वापस से अपसाइड मूव रिज्यूम कर रहा है। केपीआईटी टेक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें ऊपर में 110 रुपए से लेके 115 रुपए तक का अपसाइड मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। केपीआईटी टेक में खरीदारी करें यहाँ पे सीएमपी पे। नीचे में 96-97 का सपोर्ट है, तो 96-97 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें और ऊपर के अंदर 110 से 115 रुपए तक का मूव जल्दी ही स्टॉक के अंदर 2 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ये है आपके लिए केपीआईटी टेक में खरीदारी करने की राय। थोड़ी देर में हमारे साथ आशु मदान साहब भी जुड़ेंगे, लाइफलाइन यूज करके वो आपको बताएंगे कुछ उनका पसंद का बेहतरीन स्टॉक, वो भी थोड़ी देर में आपके पास आने की तैयारी में। तब तक वागले साहब के लिए एक और बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, अपोलो हॉस्पिटल में ब्रेकआउट आ गया है। मैंने दीपांशु ने पूछा था तब मैंने कहा था लेना चाहिए। अभी एक क्लियर कट ब्रेकआउट आ गया है 1756-58 के ऊपर। अभी 1760-61 है। मेरे हिसाब से अभी ले लेना चाहिए। 1740 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1820 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। 1820 ओके, और 1740 का स्टॉप लॉस और 1760-65 के आसपास आपको करनी है खरीदारी। ये है निफ्टी पर तेजी की राय, माफ कीजिएगा अपोलो हॉस्पिटल में तेजी की राय आपके लिए। आइए आशु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्त है उनके लिए बिगुल का। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी 2-3 चीजें बोलनी है तो 1 मिनट लगेगा। एक तो जो कॉल है अनिल जी, मुझे कल वाली कॉल को रिपीट करना है, क्योंकि सुबह के पैनिक में मैंने आपको जल्दी मैसेज भी कर दिया था कि LIC हाउसिंग में घबराने की जरूरत नहीं है और मार्केट जितना भी नीचे जाए उसमें लॉन्ग रखना है।
और अनिल जी कुछ लोगों का कट गया होगा, कुछ लोगों ने रखा भी होगा और जरूर रखा होगा। तो अनिल जी अब फ्रेश LIC की कॉल दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लेना कैसे है। तो अनिल जी LIC की 300 की कॉल लेनी है जिसका भाव है 12 रुपए, और 320 की एक बेचनी है जिसका भाव है 4.5-5 रुपए। तो अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी आपकी 7-7.5 रुपए की, मतलब आपका LIC खड़ा हो गया 307 रुपए में लॉन्ग। और अनिल जी बिल्कुल चैन से बैठ जाइए एक्सपायरी तक, इसको छोटा ऑप्शन, छोटा स्प्रेड, कुछ भी कहना है। 320-25 का जो मेरा टारगेट है, मुझे लगता है कि LIC आएगा। तो अनिल जी ये स्प्रेड बना के जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 7.5 रुपए, मीन्स आपका 307-50 का फ्यूचर प्लस है, और LIC का भाव 305-6 रुपए वैसे ही चल रहा है। आप 2 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं करंट भाव से, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको 7 रुपए से ज्यादा का लॉस हो नहीं सकता। तो अनिल जी ये स्प्रेड रखना चाहिए। तो अनिल जी मुझे 1-2 अपडेट्स देने हैं प्लीज, मैंने कहा था मुझे 1 मिनट चाहिए। अरे प्लीज, अरे सर बोलिए बोलिए। वो आज हमारे पास टाइम बहुत, आज क्या है ना, सब सुस्ती छाई हुई है, सारे एक्सपर्ट्स की पिक आज कम आ रही है। कल तो मतलब आप ये सोचो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, ऐसा हाल हो गया। आज टाइम ही टाइम है सर। अच्छा अनिल जी दूसरी चीज, अगर आप लिबर्टी दे तो मैं फिर हाईलाइट करके बोलना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि 500-550 के बीच की एक्सपायरी होगी, ऊपर नहीं है। हैविंग सेड दैट अनिल जी जो बोला था 15 रुपए में और इसका 3 गुना प्रॉफिट होगा, वो 3 गुना हुआ है। और अनिल जी मैं एक और चीज अभी भी बोलना चाहता हूँ, मैं अभी भी इंडेक्स की तेजी में नहीं हूँ अनिल जी, मुझे एक्साइटमेंट नहीं है, नीदर निफ्टी नॉर बैंक निफ्टी। ये चाहे मैं गलत जाऊं, आपके अगेंस्ट जाऊं या किसी के, बट मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है, जरूर रहना चाहिए। मैं अंबुजा की कॉल भी रिपीट करना चाहता हूं कि अंबुजा भी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसके साथ रहना चाहिए। अंबुजा की ऑप्शन कॉल्स में प्रॉब्लम यह है कि अनिल जी इलिक्विड ऑप्शंस हैं और स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अंबुजा की ऑप्शन का ट्रेड नहीं बना, नहीं तो मैं अंबुजा का कोई ऑप्शन का ट्रेड बना के एक्सपायरी तक बैठने के लिए बोलता। तो अनिल जी व्यू LIC हाउसिंग अंबुजा में पॉजिटिव है, इंडेक्स में पॉजिटिव नहीं है, और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक भी और आने वाले टाइम में भी अनिल जी पिछले दिनों से बियर स्प्रेड इंडेक्स में हमेशा होना चाहिए। और चौथी चीज अनिल जी वागले जी को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। थैंक यू क्या मतलब कि उन्होंने जो 3570 का जो लेवल बोला था बजाज फाइनेंस का, वो क्रॉस ढंग से किया नहीं और उस ऊपर गया नहीं। तो उनका लेवल था वो इतना प्यारा था, चाहे बजाज फाइनेंस में कॉल में लॉस हुआ है, बट ही डिजर्व दैट एप्रिसिएशन कि उनका लेवल बहुत प्यारा था जो उन्होंने 3570 बताया, और टेक्निकली वो बस 5 रुपए ऊपर जाके घूमता रहा, लेकिन वो नहीं क्रॉस किया और ट्रेड 50-70 रुपए नीचे आ गया। सो क्रेडिट गोज टू हिम फॉर हिज स्टडी। नहीं, लेवल से ज्यादा ना लेवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आशु सर के उन्होंने आपके बोलने के बावजूद भी टस के मस नहीं हुए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेवल तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेवल तो वो हमेशा से अच्छा देखते ही है, लेकिन किसके लिए लेवल देख रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। देखिए मतलब वो बहुत फर्क पड़ता है सर, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए वागले साहब के लिए स्पेशल बड़ाई, वागले साहब स्पेशल कॉम्प्लीमेंट हमारे स्वीकार कीजिए। आशीष सर भी बड़ा दिल रखते हैं, देखिए उन्होंने इसलिए कहा। मैं तो ऑन एयर कॉम्प्लीमेंट देता हूँ सर, कभी कंप्लेंट आप करते होंगे, कभी आप कंप्लेंट करते होंगे, किसी को पिन पॉइंट कर दिया होगा, लेकिन मैं अनिल जी कॉम्प्लीमेंट भी उतना ही करता हूँ। आई कॉल स्पेड इज स्पेड। अब क्या अनिल जी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। क्या करें। तो आशीष सर आज नेशनल टीवी पे ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट देंगे वो ऑन एयर देंगे और जो भी कंप्लेंट होगी वो ऑफ एयर होगी। या ये एक लाइन पीछे से मैंने आशीष सर की ब्याह पे जोड़ दी है। तो आप सब लोग अब निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं, कोई टेंशन ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर स्पेशल अपीयरेंस के लिए। आइए अब एक बिगुल श्रीकांत सर के लिए। श्रीकांत सर दे रहे हैं अपना BTST कॉल। बनाए सर। यस अनिल जी, मुझे लग रहा है कि एक तो टायर कंपनीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। अपोलो टायर्स में तो इनफैक्ट काफ़ी अरसे के बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि अगर अपोलो टायर्स में तेज़ी बनती है तो सबसे बढ़िया पिक अगर कोई है तो वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। करंटली कुछ 1380-1390 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इसके चार्ट को देखते हो तो ये उसके ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और वो भी एक अच्छा पॉज लेने के बाद। तो 3 या 4 दिन पहले कुछ ये 1250 के करीब था, अभी 1380 के करीब आया है। लेकिन जैसे इसमें फॉर्मेशंस बने हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से हमें 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ से भी 120-130 रुपए की गुंजाइश है। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले, 1390 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 1350 का, और 1490 से लेकर 1500 के टारगेट 1 या 2 दिन में हासिल हो सकते हैं।
ओके बालकृष्णा, यहाँ पर आप नज़र रखिए, खरीदारी की राय आ रही है इस समय आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। पर आइए, सुबह हम बात कर रहे थे पावर स्टॉक्स में एक्शन आते हुए दिख रहा था और कुछ पावर स्टॉक्स में फिर से तेजी का माहौल बना है। क्या है यहाँ पर ट्रिगर्स और क्यों मार्केट का भरोसा बन रहा है पावर स्टॉक्स पर, जानते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून आशीष, बताइए क्या रिसर्च निकल कर आ रही है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। पावर कंपनीज पर अगर आप देखें तो सीएलएस से काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रही है। मान रहे हैं कि जो मौजूदा तिमाही है यहाँ से जो रिफॉर्म्स है इनका एक असर देखने को मिलेगा। साथ ही इनका ये भी मानना है कि जो कमजोर डिस्कॉम्स हैं इन्हें सहायता मिलती हुई दिखेगी। जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है वो काफी ईज आउट हो चुकी है और फर्दर इंप्रूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते मान रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो पावर कंपनीज हैं इनकी वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। और लार्ज कैप में अगर आप देखें तो इन्हें पावर ग्रिड और एनटीपीसी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सभी स्टॉक जो है यहाँ पर एक करीब मिनिमम 20 से लेकर 53% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको इनके टारगेट और जो अपसाइड है वो बता देता हूं। सभी पर जो है खरीदारी की राय है। टाटा पावर पर इन्होंने लक्ष्य दिया 74 रुपए का, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो करीब 28% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 75 का लक्ष्य दिया है, 27% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीएससी यहां पर देखिए 830 रुपए का लक्ष्य दिया है, 24 रुपए की अपसाइड है। एनटीपीसी 140 रुपए का लक्ष्य होगा, 53% की अपसाइड है। और पावर ग्रिड यहां पर 205 रुपए का लक्ष्य है, 18% की अपसाइड है। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा बुलिश जो है ये एनटीपीसी पर है, 54% की अपसाइड के साथ। ओके, तो नज़र रखिए एनटीपीसी पर, वहाँ पर आप एक्शन आते हुए देख सकते हैं। एक और पावर स्टॉक जहाँ पर थोड़ी देर पहले अच्छी खरीदारी के संकेत आए थे और देखते हैं कि मोमेंटम होल्ड करता है कि नहीं। टॉरेंट पावर, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी आई है और इसके चार्ट्स आप देखिए जरा कुणाल जी। लंबे समय से एक कंसोलिडेशन जोन में, पिछले 3-4 महीने से तो स्टॉक ने कुछ भी नहीं करा है। क्या फिर से इसी रेंज में रहेगा या लगता है कि इस बार रेंज ब्रेकआउट हो सकता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इंट्राडे मूव है दीपांशु, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। जैसे जो पहली रेजिस्टेंस है वो 340 रुपए के आसपास है और ये काफी कड़ी रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि जब तक 340 पार ना हो तब तक नई खरीद ना करें। जिनके पास पोजीशन है उन्हें 325 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो लिमिटेड अपसाइड 340 तक दिखती है। 340 पार हुआ तो फिर जरूर इसमें वापस से 360 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 325 के स्टॉप लॉस से मेरी होल्ड करने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर पर होल्ड करने की राय फिलहाल। आइए, 2:50 होने की तैयारी में है और बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, देंगे अपनी BTSTT पिक्स। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, आपके पसंदीदा स्टॉक्स जो आप BTSTT के तौर पर रिकमेंड करना चाहते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे दिग्गज बैंक जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो आउट परफॉर्म करना चाहिए, स्टेट बैंक 194 195 है। 189 का स्टॉप लॉस रखिए, 225 का टारगेट वापस। अगर निफ्टी ने नेक्स्ट वीक 11700 जाना है तो स्टेट बैंक ने 215 जाना ही जाना है। और डिलीवरी के लिए बेस्ट प्ले है, अगर आप योनो सर्विसेज लीजिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो अगर मिलाएं तो फेयर वैल्यूएशन सिर्फ 50 रुपए की है बैंक की। तो इट्स द बेस्ट बैंक टू बाय एट दिस प्राइस एंड आई वुड बी वेरी वेरी बुलिश विद अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पे। ओके, तो एकमात्र स्टॉक आज SBI सर? हाँ जी, एक ही है सर। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय SBI में आती हुई बसिन साहब की तरफ से। तो एक बेहतरीन पिक आपके लिए बसिन साहब की तरफ से। तो बैंकिंग शेयरों में चुनिंदा खरीदारी नीचे की तरफ से आती हुई आपको दिखेगी इस वक्त। ओके, बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होने की तैयारी में। इस बीच थोड़ा सा नीचे आया है बाजार, 11,500 की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी 11,550 को होल्ड नहीं कर पाया और दिन के लोएस्ट लेवल पर इस वक्त आने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 22,300 के लो लेवल पर आने की तैयारी कर रहा है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी है और अब बचा है कितना, 40 मिनट, माफ़ कीजिएगा, 40 मिनट में देखते हैं क्या कुछ होता है। एक और कैश का स्टॉक है जो छोटा स्टॉक है, जो जैन साहब ने अपने जेम्स में रिकमेंड किया था, अचानक से वो मेरे रडार पे आ गया। सिग्निटी टेक, सिग्निटी था ना, सिग्निटी, हाँ, CIGNITI, सिग्निटी टेक 10% के ऊपरी सर्किट पे आज। जैन साहब जरा इस पे अपडेट दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, अपडेट यह है कि आपने उस दिन मेरी बात पकड़ ली थी और देखिए कैसे आप भी बात पकड़ते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में अगर मिस्टर फनीश मूर्ति का नाम है तो और कॉन्फिडेंस आता है। और आज जिस तरीके से IT स्टॉक चल रहे हैं तो ये स्टॉक भी चल रहा है और ऑलमोस्ट शायद आई थिंक, अब मुझे टारगेट याद नहीं है मैंने क्या दिया था,
तो ऑलमोस्ट टारगेट्स के आसपास ही है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया पैसा बना, मच बिलो 300 लेवल्स दिया था और आज अच्छे खासे लेवल्स पे है और बियॉन्ड टारगेट्स ही हैं पक्का। और दूसरा एक और जो हमने अभी जो स्टॉक के बारे में बात की थी अनिल जी, एडोर वेल्डिंग, वो भी देखिए 275 या 76 पे बात करना शुरू किया था, 290 हो गया और 280 उस टाइम पे बोलते आपने बोला कि बहुत दम चाहिए, बहुत कन्विक्शन चाहिए ऐसे बोलने को, और शायद वो स्टॉक भी वहां से करीब 10 रुपया ऊपर आ गया। 10 रुपया ऊपर आना बड़ी बात नहीं है, बट ऐसे मार्केट में जब मार्केट जहां से 40 पॉइंट टूटा हुआ है वहां पे ये स्टॉक ऊपर चल रहा है और ये स्लो मूविंग स्टॉक है, ये मैं एक्नॉलेज करता हूं। सो आई थिंक इट्स डूइंग ग्रेट। सो थैंक यू अनिल जी फॉर रिमेंबरिंग। आपको सिग्निटी जैसा छोटा स्टॉक भी याद रहता है, ये भी वाकई में मानना पड़ेगा। बिल्कुल, सिग्निटी जैन साहब की रिकमेंडेशन थी, नज़र रखिए। शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए दिख रहा है आपको स्टॉक और अच्छी तेज़ी बन रही है। अब तो सर्किट पर भी आ गया है, साथ ही अडोर वेल्डिंग्स यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन है। पर चलिए कुछ और स्पेसेस पर नज़र डालते हैं जहाँ पर आज आपको मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं और कुशल ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है कि अब जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं उनका मार्केट्स पर क्या व्यू बन रहा है, आगे क्या ये तेजी बनी रहेगी, क्या है मार्केट्स के कंसर्न, कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुशल बताइए, अब मार्केट्स की चाल कैसी रह सकती है, ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है इस समय? बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने जो एक ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे किया था, वहाँ से जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग हैं। जबकि मार्केट जो है वो निचले स्तरों से, मार्च के जो निचले स्तर थे वहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और अभी भी जो है जो सर्वे हुआ था उसमें 58% लोग बुलिश हैं कि आगे के लिए भी अभी बुल मार्केट रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट अगस्त में ये आंकड़ा जो था 46% था और अगर आप मई की बात करें तो वहाँ पर भी ये सर्वे पहले किया गया था और ये सर्वे में आपको बता दूं करीब 224 फंड मैनेजर से यहां पर व्यू पॉइंट लिया गया है। और अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की बात करें तो वहां पर उन्होंने जो सर्वे मई में किया था तो यहां पर 25% लोग ही केवल मान रहे थे कि बुल रैली होगी। अब अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स का भी व्यू ये है कि अभी आगे के लिए जो है एक होप रैली कंटिन्यू हो सकती है और अभी जो मौजूदा फेज है इसकी अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो बहुत अपने इनिशियल फेज में है, तो उनको भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे चल के मार्केट काफी अच्छी रैली कर सकता है। साथ ही अगर आप क्रेडिट स्विस वेल्थ मैनेजमेंट को भी माने तो उनका भी व्यू पॉइंट सिमिलर है। इनफैक्ट उनको एक स्पेस काफी पसंद आ रहा है जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है, 12 से 18 महीनों के लिए ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दीपांशु चिंताएं भी हैं, जिसमें जो कोविड की सेकेंड वेव है वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इस सर्वे में 30% लोग जो हैं जिनके साथ ये सर्वे हुआ था वो ये मान के चल रहे हैं कि इस वजह से बाजार में फिर से एक फॉल एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर आप टेक्नोलॉजी शेयरों में जिस आपका बूम अभी देखने को मिला है, खासकर यूएस मार्केट्स की अगर आप बात करें तो वो एक फेज जो है कॉज रह सकता है बाजार के फॉल में। साथ ही यूएस के इलेक्शंस तो डेफिनेटली जो नवंबर में आने वाले हैं वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि वहां पर अगर कोई भी व्यू चेंज होता है तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए कंसर्न पैदा कर सकता है। पर ओवरऑल बाजार का जो मोमेंटम है और जो व्यू है ब्रोकरेज हाउसेस का वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल, बाजार का जो मोमेंटम है और व्यू इस समय जो ब्रोकरेजेस का है, फंड मैनेजर्स का है, वो आपको पॉजिटिव ही लग रहा है। और हम देख भी रहे हैं, जैसे कि अनिल जी भी लगातार हमारे साथ रोज चर्चा करते हैं, हर डिप पर आप अच्छी खरीदारी आते हुए देखते हैं इस बाजार में और अभी भी वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो नज़र रखते हैं। शुक्रिया कुशल ये रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। और देखिए अच्छा मूवमेंट भी बाजार में आ रहा है। एक स्टॉक सुमित जी सुबह से आउट परफॉर्म कर रहा है, सुबह भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, थोड़ी सी खबरों का दम का भी एक्शन रहा है। वैसे भी जेबी केमिकल्स अब 1100 के स्तर पहुंच गए हैं, 12-13% की तेजी है। इन लेवल्स पर क्या मेक सेंस करता है, जिनके पास है मुनाफा बुक करें, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस करी है अब डिप का इंतजार करें या यहाँ से भी अब तेजी होगी? बहुत लोअर लेवल से ये स्टॉक को हमने बाइंग दिया हुआ है दीपांशु, बट अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। आज का मूव तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है जिसके अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है। स्टॉक अभी 12% ऊपर है, तो फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें, स्टॉक को थोड़ा सा आराम करने दे, थोड़ा सा पुल ऑफ होने दे और लोअर लेवल्स पे खरीदारी के मौके ढूंढे। हाँ, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, जिसमें 1000 के आसपास या 1010 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। क्या पता शायद ये रैली और ऊपर तक एक्सटेंड हो जाए और 1150 तक भी देखने को मिले, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। फ्रेश के लिए वेट करें।
फ्रेश के लिए वेट करें, बट अगर है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। बट क्या है ट्रिगर्स जिसकी वजह से इतनी शानदार तेजी आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी गेन्स स्टॉक में मिल रही हैं? देवांशी ने स्टॉक पर कुछ रिसर्च करी है। देवांशी बताइए क्यों इतना एक्साइटमेंट है इस स्टॉक के ऊपर? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए दो बड़ी वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जेबी केमिकल्स में हम देख रहे हैं करीब एक हफ्ते में 30% तक के गेन्स आ चुके हैं और जब से इनका ओपन ऑफर खुला है तब से एक बड़ा मूव ये स्टॉक दे चुका है। सबसे पहली वजह तो यही है जो रीसेंट डेवलपमेंट थी उनकी पहली तिमाही के नतीजे। इनके पहली तिमाही के नतीजे काफी शानदार आते हुए दिखे थे। इनकी जो एक्सपोर्ट कारोबार है इसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी थी और इसके अलावा जो इनके सेगमेंट्स हैं वहां से भी जो ईपीआई सेगमेंट है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे थे। तो कुल मिला के आप देखिए मार्जिन में इस बार बढ़त होती हुई दिखी है। करीब 30% तक के जो मार्जिन है वो इस बार कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। इनका जो मुनाफा है वो 92% तक बढ़ता हुआ दिखा था। तो कुल मिला के पहली तिमाही के जो नतीजे हैं वो काफी शानदार रहे थे, अनुमान से काफी बेहतर। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये भी है कि हाल ही में हमने देखा कि केकेआर ने केमिकल्स की जो प्रमोटर्स हैं उनसे करीब 54% की जो उनकी हिस्सेदारी है वो खरीद ली थी और अच्छे भाव पर यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखे थे और उसके बाद 26% के ओपन ऑफर भी ट्रिगर होती हुई दिखी है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं ये दो बड़ी वजह है जिसके चलते जेबी केमिकल्स कब से फोकस में है और जब से ओपन ऑफर खुलता हुआ दिखा है तब से हम देख रहे हैं इस स्टॉक में अच्छे गेन्स होते हुए दिखे हैं। तो कुल मिला के अभी फिलहाल ओपन ऑफर खुला है तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो नज़र रखिए। जहां तक जेबी केमिकल्स का सवाल है, शानदार मूव आपको लगातार इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। जैन साहब, कोई व्यू जेबी केमिकल्स पर? क्या कोई राय है इस स्टॉक पर? खरीदारी की राय देंगे या फिर अब थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है? नहीं, एक्सपेंसिव हो गया है। देखिए जिस स्टॉक को 500 550 के लेवल्स पे मैंने 10 की कमाई में रेकमेंड किया हुआ है और उस टाइम पे तो देखिए फार्मा की थीम चल रही थी तो मैं क्या रोज नए नए फार्मा स्टॉक्स ढूंढ के लाता था और ये स्टॉक मैंने बहुत बार, ये भी एक सुस्त स्टॉक हुआ करता था, जब भी मैं देता था तो मुझे लगता था ये चलता ही नहीं है और बहुत बोरिंग स्टॉक हुआ करता था। बाद में जब ये पी फंड्स और ये सब इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो फॉर्म में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से देखिए नई खरीदारी की राय नहीं है, बट सर्टेनली अ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज आल्सो रेकमेंडेड और बहुत सारे स्टॉक्स और आइडियाज मिलेंगे अभी थोड़ा सा करेक्शन आने पे, बट एक बार के लिए ठीक है। मतलब आई वोंट रिकमेंड अ फ्रेश एंट्री एट दीस लेवल्स। ठीक है, फ्रेश एंट्री की रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स मूव आपको शानदार इस पर आती हुई दिख रही है। बजाज कंज्यूमर, यहां पर भी नजर देखिए 4.5% का उछाल आया है। कुणाल जी, बजाज कंज्यूमर का चार्ट देखिए सर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। 192 193 के लेवल्स आए हैं इस समय। कोई ट्रेड है यहां पर? देखिए बहुत ही दमदार चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। मेरी भी नजरें इसी स्टॉक पर थी और बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट चार्ट पर आ रहा है, तो बिल्कुल इसको अपने रडार पर रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आज बंदी 190 रुपए के ऊपर होती है तो इसमें फिर आपको 205 रुपए तक का एक मोमेंटम बनते हुए दिखाई पड़ेगा, तो आज बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ओके, 205 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए, आपको अच्छी मूव आ रही है बजाज कंज्यूमर में। नज़र रखिए उस स्टॉक पर, अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। बंसल जी, विन्नति ऑर्गेनिक्स देखिए स्टॉक में आज फिर से एक बढ़िया उछाल आपने देखा है और जब से मैनेजमेंट ने हमारे न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट पर बात भी करी थी तब से देखिए एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। डेज हाई पर है, लगभग 1300 की तरफ अब जाते हुए दिख रहा है। क्या ट्रेड है यहाँ पर? ओके, बंसल जी का ऑडियो थोड़ा डाउन है इस समय। सुमित जी, आप देखकर बताइए क्या व्यू बन रहा है इस चार्ट पर जिस समय से तेजी आ रही है? कोई ट्रेड है इस समय विनती पर? दीपांशु देखिए ये स्टॉक भी वन वे तेजी दिखा रहा है। लास्ट 4 दिनों में स्टॉक 1000 के लेवल से 1270 के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट 25% का अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। तो फ्रेश बाइंग तो रिकमेंडेड अभी नहीं होगा क्योंकि स्टॉक को कूल ऑफ होना जरूरी है। 25% का मूव हैवी होता है 4 दिनों के अंदर। ये जरूर है कि स्टॉक का चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट है तो पोजीशंस को होल्ड जरूर कर सकते हैं, जिसमें नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1240 के आसपास है। तो 1240 1245 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। ऊपर में 1300 का लेवल टूटने के बाद और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो कैश स्टॉक्स में तो भरपूर एक्शन है, पर इंडेक्स पर एक बार फिर से नजर डालिए क्योंकि दोबारा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको आते हुए दिख रहा है। हालांकि ग्लोबली फिर से बिकवाली की वेव नहीं आई है, पर निफ्टी 11,500 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इसके नीचे भी फिसला था। बैंक निफ्टी 22,300 के नीचे फिसल कर फिर 20-30 पॉइंट रिकवर कर रहा है। तो लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स पर निचले एंड ऑफ रेंज पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो 11,500 अभी फिसला था निफ्टी, वापस इसने होल्ड कर लिया और 22,300 के नीचे निफ्टी बैंक गया था, वापस होल्ड कर लिया। तो थोड़ा प्रेशर अभी भी बना हुआ है। वीकली एक्सपायरी के लिए आधा घंटा बाकी है, तो थोड़ी एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी भी इस समय आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। और कई सारे ऐसे हाई बीटा नेम्स हैं जिन्होंने बाजार की तेजी में अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया था, जहां पर फिलहाल आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो अनिल जी, हल्के से प्रेशर है, निचले स्तर पर है, पर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर सर। देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्सपायरी के दिन अगर आप 50 पॉइंट की निफ्टी पर और 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर वॉलेटिलिटी नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा। और स्पेशली तब जबकि डाउ फ्यूचर्स आपके 350 अंक नीचे हो, तो आपको एक नज़र डाउ फ्यूचर्स पर रखनी होगी, एक नज़र आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर रखनी होगी। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। अब अगर ये काफ़ी लोग ये सोच भी रहे हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले तेज़ी दिख रही थी, अभी थोड़ी देर में मंदी दिख रही, तो ये चलेगा एक्चुअली, क्योंकि एक्सपायरी के दिन और जब खासतौर से संकेत मिले जुले हों, अगर ये डाउ फ्यूचर अगर अभी आपका थोड़ा सा बढ़कर आ जाए तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। अब घट गया तो ये एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये मानकर चलना होगा। जैसा अभी हीरो या जीरो ट्रेड विश्वेश जी ने दिया था बैंक निफ्टी का। अब हीरो या जीरो ट्रेड का मतलब ये है 5 लगातार आपको सुपर हिट ट्रेड्स मिले हीरो या जीरो में, उसमें से एक आध गलत भी हो सकता होगा। ये 100% सक्सेस रेशियो होने वाला नहीं है। मैंने पिछले शुक्रवार को आपको ये बात कही थी कि आप ये मान के चलिए कि 100% सक्सेस रेशियो कभी भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ एक दो ट्रेड्स ऐसे होंगे ही जो आपके लिए कुछ ना कुछ खराब जाए। तो 50-60 रुपये का बैंक निफ्टी पर अगर आपका प्रीमियम का नुकसान होता है वो रीजनेबल है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स भी खरीदेंगे या कोई भी ऑप्शन खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत आपको रखना ही होता है। तो ये ट्रेड करने का तरीका ही वैसा है, आप क्या कर सकते हैं। और वैसे भी कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 वाला जीरो हो गया। 22,400 का जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन बोला है अभी भी 22,400 के आसपास है, तो थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। तो मेरे ख्याल से सिंपल चीज़ ये है कि एक्सपायरी के दिन अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उतार चढ़ाव तो होगा मार्केट में, और स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से कमज़ोर हों तो हमें ग्लोबल मार्केट्स को भी देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ कमज़ोरी बढ़ेगी तो नेचुरली। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 11,500 के बहुत नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। 11,475, 11,500 जैसा मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी तक तो डेटा में सपोर्ट है, फिर देखते हैं आखिरी आधा घंटा क्या कुछ होता है, बट अभी तो सपोर्ट दिख रहा है। और 22,075, 22,225 बैंक निफ्टी पर भी मजबूत सपोर्ट है। तो आई थिंक वो सपोर्ट लेवल होल्ड होने चाहिए। डेटा तो कम से कम यही कह रहे हैं। अभी पता चला आधा घंटे में डाउ फ्यूचर्स ही 500 पॉइंट नीचे हो गए तो फिर तो आप कमज़ोर होंगे ही। तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ ध्यान में रखने होते हैं, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो सावधानी से ट्रेड करें या ना करें, हल्के बैठें, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये मेरा मानना है दीप। और आखिरी आधा घंटा है, देखते हैं किस तरह का मूव बाजार आगे और बनाता है। आइए कुछ कमज़ोर शेयरों पर का भी जिक्र कर ले। जो मेटल शेयर थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, और चूंकि ग्लोबल मार्केट्स में कमज़ोरी है तो क्या कोई एक अच्छा मेटल शेयर शॉर्ट साइड पर बन सकता है। ज़रा सुमित जी देखिए और बताइए कौन सा शेयर शॉर्ट करना चाहेंगे अगर आपको कुछ करना है तो। हिंडाल को, एनएमडीसी, हाँ एनएमडीसी में बता दूं, हमने जब कल डोनामलाई की खबर आई थी, खरीदारी करने की राय दी थी, उसके बाद स्टॉक कुछ बढ़ा भी, और हमने कहा था कि अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आएँ, और नहीं तो 91 के आसपास कुछ तो दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करें, क्योंकि स्टॉक्स कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर होते हैं तो मेटल थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो हमेशा फॉलो करें स्टॉप लॉस। और टारगेट या स्टॉक बढ़ जाए तो आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आएँ, वो ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, मेटल स्टॉक्स बताएं अगर आपको कुछ कमज़ोर दिख रहा है तो सुमित जी। अनिल जी, मेटल्स में जरूर दबाव देखने को मिला, और आपने बिल्कुल सही कहा, कल एनएमडीसी कवर किया था, उसके बाद चला नहीं और सडन फॉल देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे जो स्टॉक है जिसपे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर में 294, 295 के आसपास रेजिस्टेंस है। 294, 295 का रेजिस्टेंस टूटेगा, उसके बाद ही फ्रेश अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। नीचे में एक बार के लिए 8-10 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है 280, 275 रुपए तक के लेवल जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिले। तो कोई बड़ा फॉल तो नहीं दिख रहा, लेकिन 8-10 रुपए का फॉल जरूर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसकी जो रेंज है जेएसडब्ल्यू स्टील की, नीचे में 270, ऊपर में 295, ये रेंज है। ये रेंज टूटने के बाद इसमें नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी, इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा।
ओके मेटल्स पर आप हल्का सा प्रेशर इस समय ज़रूर देख रहे हैं, जिस तरह से थोड़े वीक ग्लोबल क्यूज भी हैं, पर देखते हैं यहाँ से और फर्दर सेलिंग आती है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी JSW स्टील पर बिकवाली की राय आपको देकर गए थे। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। आज तो थोड़े सुस्त हैं, पर वैसे सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है और कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से बाजार का एक्शन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जानते हैं उन कुछ ट्रिगर्स के बारे में। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए सीमेंट स्टॉक्स पर क्यों है फोकस? जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु। देखिए सीमेंट सेक्टर का जब चैनल चेक हमने देखा तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि सीमेंट की मांग और कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर के अगर लेटेस्ट डेटा को अगर समझने की कोशिश करें, देश भर में सीमेंट की कीमतों में 3% की गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। सीमेंट की मांग में मंथ ऑन मंथ बेसिस करीब 10 से 12% की गिरावट के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कीमतों के ट्रेंड को रीजन वाइज देखने की कोशिश करें, उत्तर भारत में करीब 3.3% की गिरावट देखी जा चुकी है, दक्षिण भारत में 1.8%, पश्चिम भारत में 1.8%, वहीं मध्य भारत में 0.9% की गिरावट। सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में करीब 7.5% की गिरावट सितंबर के महीने में ही अब तक देखी जा चुकी है। गिरावट की जो इम्पोर्टेंट रीजंस, अहम कारण की अगर बात करें, अच्छे मानसून के चलते मांग में कमी देखने को मिल रही है। मजदूरों की लॉकडाउन के चलते जो कमी थी, अभी मजदूर वापस इतने लौटे नहीं है और इसी की वजह से कुछ हद तक काम में भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। इकोनॉमी की सुस्ती के चलते ग्राहकों ने खर्च जो है वो कम कर दिया। कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वॉल्यूम्स टूट रहे हैं। शहरों में हाउसिंग की मांग में गिरावट का असर भी सीमेंट सेक्टर पर पड़ता दिखा है। लेबर लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं जिसका एक असर यहां पर हम इवेंचुअल इम्पैक्ट लगातार हर महीने देख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि सहारा दे रही है, जैसे कि कोल पेटकोक के दामों से की कमी जो है वो एक सहारा है। और इसके अलावा सेक्टर को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है जहां से मांग में उम्मीद है। अच्छे लेवल्स रूरल इंडिया से आते हुए देखने को मिले हैं, अच्छे रिस्पांस है और आगे भी हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र से मांग में जो है बढ़त देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा चैनल चेक यही कहता है कि सितंबर में भी मांग और कीमतों में गिरावट है। ओके, तो सीमेंट शेयरों में मांग में भी आई है थोड़ी कमी सीमेंट में, और साथ ही कीमतों में भी आई है थोड़ी गिरावट। तो सीमेंट शेयरों की तेजी पर नजर रखिए। ये है फंडामेंटल चेक। जरूरी नहीं कि आज ही गिरावट का ट्रेंड दिखे कीमतों में और मांग में तो आज के आज शेयर गिर जाए। शेयर अलग चाल चल सकते हैं, फंडामेंटल अलग रह सकते हैं, जो कि आप अब इस कोरोना काल में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं और एक्सपीरियंस अनुभव भी कर चुके हैं। आइए अब आपको अनुभव कराएं ऑप्शन की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का। जय ठक्कर हमारे साथ है, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। जी अनिल जी, एक चीज़ क्लियरली अब समझ में आ रही है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है और जो हिसाब से 11,600 अब क्लियरली एक हर्डल के हिसाब से निकल कर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब तक वो लेवल्स नहीं निकलते मार्केट में बॉटम फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 11,600 निकलते ही हमें और तेज़ी देखने मिलेगी, बट फेलिंग टू डू सो थोड़ा बहुत हमें मार्केट में और भी प्रेशर आते हुए देखने मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी यहाँ हम 11,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। 11,500 का पुट ऑप्शन अगर मैं देख रहा हूँ जी, तो करीब 103 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यस परफेक्ट, 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी। इसको लेकर चलना है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे नीचे में 77 का, 102 पे खरीदना है। 77 का हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अनिल जी। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है डेट कम्स टू 145 एंड दूसरा टारगेट है 164। 145 एंड 164 ये दो टारगेट्स के लिए 102 पर 11,500 का पुट ऑप्शंस खरीदना है अनिल जी। ग्लोबल मार्केट्स में खास करके यूएस मार्केट्स में थोड़ा बहुत हमें दबाव और भी आते हुए देखने मिल रहा है और वो जो हिसाब से सेलिंग अब आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक रिवर्सल है शॉर्ट टर्म में। और एक और चीज़ जो मैं ट्रैक करता हूँ अनिल जी, वो है डॉलर इंडेक्स। कहीं वहाँ हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो प्ले आउट हो गया तो शायद आई थिंक अपार्ट फ्रॉम डॉलर ऑल दी एसेट क्लास में हमें थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिलेगा। बहुत बड़ा तो नहीं पर थोड़ा बहुत आते हुए देखने मिलेगा, जिसके कारण हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट में 11,400 तक के लेवल शायद देखने मिले। इसलिए अनिल जी ये 11,500 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। आपकी आवाज़ को क्या हो गया जय? थोड़ा सा आपकी आवाज़ भारी भारी लग रही है। नहीं अनिल जी ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं भी आज लेट खाना खाया तो शायद उसके लिए हो सकता है।
अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कहीं आपका गला वाला ना बैठ गया। तो चलिए, निफ्टी में 11,500 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है अगले हफ्ते वाला, और मंथली एक्सपायरी भी वही है। 103 में लिए 77 का स्टॉप लॉस, 145 164 के टारगेट के लिए। थोड़ी देर में आएगा आपके लिए बैंक से बेनिफिट, उसके पहले श्रीकांत जी तैयार है अपने BTSTT कॉल्स के साथ। बताएं सर। जी अनिल जी, देखिए वैसे फार्मा स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और वहाँ पे मुझे लगता है कि तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर आप देखें तो काफ़ी डिफेंसिव बन रहा है। और लुपिन लेबोरेटरीज एक काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है, 1030 के करीब ट्रेड कर रहा है। और इसके अगर आप ब्यूटी देखें तो ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस वीक के जो हाइस थे 1030 1035 के, उसके ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और जैसे आज हमने फार्मा स्टॉक्स में वॉल्यूम्स देखे, स्पेशली इन डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद अगर बेहतरीन वॉल्यूम अगर किसी में अगर है तो वह है लुपिन लेबोरेटरीज में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी 1100 1120 के लेवल्स को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 1030 के करीब। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो आज के दिन के लोवेस्ट लेवल्स का रखना है 1010 का। तो 20 रुपए की रिस्क है और 70 से 80 रुपए का टारगेट ऊपर में समझ में आ रहा है। तो करंट लेवल से लुपिन लेबोरेटरीज को लॉन्ग करें 1010 का स्टॉप लॉस। पिन पर सब लोग हैं बुलिश और 1000 के पार निकलकर टिकता और आज बंद भी देगा वापस से 1000 के ऊपर। तो यहां पर करें खरीदारी 1100 1120 के टारगेट के लिए। जय का जैकपॉट और उसके बाद आएगा सुमित का सुपर हिट। जय का जैकपॉट जय के लिए भी गोल। बताएं सर। अनिल जी, अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया बढ़त आज ऑलरेडी देखने मिली है। 1773 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको अभी खरीद कर चलना है। नीचे में हम स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का लगाएंगे, बट अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो 1728 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1773 में बाई करने की रिकमेंडेशन है। पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 1840, दूसरा लगभग 1865। ये दो टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स को खरीदना है। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 8% का एडिशन हुआ है ये स्टॉक में, और क्लियरली मैं कहूँगा एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक का। 50 डेमा से जो हिसाब से ये स्टॉक रिवर्स हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि इसमें अभी कोई हर्डल ही नहीं है 1840 तक। सो ये एक बहुत ही अच्छा बाय बनकर आ रहा है। इनफैक्ट 5th वेव वीकली डेली चार्ट पर स्टार्ट हो चुकी है और एक क्लियर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है मार्केट के अगेंस्ट में। तो अपोलो हॉस्पिटल सब बुलिश है। थोड़ी देर पहले वागले साहब ने भी खरीदारी करने की राय दी थी और अब जय भी वापस यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर, और कोई स्टॉक है कि अपोलो माइक्रो? नहीं, वो काम का नहीं है। तो चलिए, ये है जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। 1728 ये स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा। 1840 1865 का टारगेट आपके लिए। और आइए अब बिगुल है सुमित जी के लिए सुपर हिट शेयर का। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 86 रुपीज 80 पैसा अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका सिंबल है इरकॉन, IRCON। इरकॉन के अंदर पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों के हाई स्टॉक ने आज ब्रेक किए और ये 200 DMA के पास आ चुका है। स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम अब देखने को मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। बड़ा मूव से मेरा मतलब है 8 से 10% का अपसाइड मूव इरकॉन के अंदर CMP से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे CMP पे इरकॉन में खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बैठ रहा है। 83 84 के आसपास का सपोर्ट है, जो कि इस चैनल का सपोर्ट भी है। तो जब तक ये चैनल के नीचे नहीं जाएगा तब तक इरकॉन में कोई भी फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी नहीं। और ये स्टॉक मेरे को लगता है यहां से 2 से 4 दिनों के अंदर 8 से 10% का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। इरकॉन में यहां पे खरीदारी करें। 83 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 95 रुपए से लेके 99 रुपए तक का अपसाइड मूव इरकॉन के अंदर देखने को मिल सकता है। 99 100 नहीं सुमित जी? अनिल जी 100 के आसपास स्टॉक का रेजिस्टेंस है और 100 के आसपास चैनल का रेजिस्टेंस भी है। इसके लिए 99 का टारगेट दिया है। ओके, चैनल का रेजिस्टेंस मतलब आपका कहने का मतलब चैनल की टीआरपी कभी 100% नहीं हो सकती, 99 पे आके अटक जाएगी, ऐसा? चैनल का रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ?
अनिल जी मैं चैनल के रेजिस्टेंस से बात कर रहा था, टेक्निकल में जो चैनल में घूम रहा है उसका रेजिस्टेंस, लेकिन आपका भी कहना सही है। ओके नहीं देखिए सुमित जी साफ साफ बताया करें, देखिए हमारे तो जब चैनल एडिटर के दिमाग में तो दिन भर चैनल की टीआरपी चलती रहती है, बिल्कुल। तो आपने बोला तो मेरे दिमाग में तो यह है कि 99 पे आके अटक जाएंगे, 1% का क्या होगा। जी बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आप तो चैनल की टीआरपी की बात करें, अनिल जी 100% तो कुछ भी नहीं होता है। इवन जो वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को लगता है, जिससे अभी कुणाल जी गुजर रहे हैं, अनिल जी उस वैक्सीनेशन पे भी लिखा होता है 100% फुल प्रूफ नहीं है। और अनिल जी जैसे अभी आपकी चिंता है, मेरी भी चिंता है, अगर ये कोविड वैक्सीन आएगी तो उसका सक्सेस रेट क्या होगा अनिल जी, इस पर भी आप सोचें। और जब अनिल जी आपको कुछ समझ में आया तो इस पर भी शो कीजिए। नहीं वो तो ठीक है अनिल जी, जो वैक्सीन ऑलरेडी इतने सालों से चली आ रही है, वो तो ठीक है वैक्सीन। अरे बाबा, अरे बंसल जी वो तो सब ठीक है, लेकिन कुणाल जी को आप वैक्सीन क्यों लगा रहे हो इस उम्र में? अरे अनिल, कुणाल जी को नहीं, अनिल जी छोटे कुणाल जी की वैक्सीन लग रही है ना आजकल, तो उनको मालूम है। अब वो आजकल कोरोना काल में घर पे ही रहते हैं तो वैक्सीन पढ़ते रहते हैं, तो कितनी बार मुझसे पूछ चुके हैं कि ये तो 100% नहीं होता है। नहीं ठीक है, देखिए बाकी जितना % दवा काम कर जाए, और बाकी जो बची हुई है तो छोटे कुणाल जी के इतने सारे अंकल बैठे हैं, उनकी दुआएं काम करेगी, उनका आशीर्वाद काम करेगा, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, एकदम चिंता न करें। चलिए, तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से 99 के फेयर में इरकॉन, जो कहा कि चैनल टारगेट 99%, ऐसा सुमित जी ने बताया, हमने कुछ नहीं कहा, सर जो कहा सुमित जी ने कहा, सुमित जी जाने। ओके, आइए बैंक से बेनिफिट, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार। जी आशीष जी। अनिल जी 11 स्टॉक बैन में है, 11 में से 2 स्टॉक अगर आप देखें तो बैन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। 2 स्टॉक ऐसे जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 80% के आसपास आ चुकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 81% है, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे जी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो घटकर 81% हो गई है। तो इन 2 स्टॉक की संभावना है कि बैन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्रेश एंट्री में करीब 3 दावेदार हैं। सबसे पहला नाम आता है सेल का, यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है करीब 112% है, निश्चित है कि स्टॉक बैन में आएगा। टाटा मोटर्स कल प्रयास किया था, आज फिर ये स्टॉक प्रयास कर रहा है, करीब 98% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये स्टॉक के आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। और L&T फाइनेंस यहाँ पर करीब 97% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो बैन से बाहर निकलेंगे और 3 की फ्रेश एंट्री होती हुई नजर आएगी। ओके, 2 स्टॉक्स बैन से बाहर निकलेंगे, 3 की फ्रेश एंट्री होगी, बट ओवरऑल 11 से अब 12 स्टॉक्स हो सकते हैं वायदा कारोबार के बैन में। चलिए देखते हैं क्या फाइनल नंबर वहां से निकल कर आता है, बट जल्दी से बिगुल बजाते हैं, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं। अनिल जी की स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। अनिल जी, लेवल्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है सर। पिछले 1 घंटे में देखें तो डाउ फ्यूचर्स लगभग वहीं पर हैं, 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी रिकवरी ज़रूर यहाँ पर आती हुई दिखी है, पर अभी भी 1% नीचे हैं। यूरोप के बाजार बिल्कुल वैसे ही जैसे छोड़ा था सर, लगभग 0.5% की गिरावट। और हमारे बाजारों में भी हमने थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी है, बट वैसे ही लेवल्स हैं सर जब लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी। कुछ करके जाना चाहिए क्लोजिंग से पहले? नहीं दीप, देखिए सिंपल चीज़ है कि देखिए आप क्लोजिंग जो दे रहे हैं बुरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ तो कि 22,100 के नीचे की सबसे खराब क्लोजिंग मिली है हमें अभी तक पिछले 7-8 दिनों में बैंक निफ्टी पर, उससे बहुत ऊपर आप बंद हो रहे हैं। तो ऐसी क्लोजिंग नहीं है जिसमें कि आप अपनी तेजी की पोजीशन सारी खत्म कर लें, और न 22,500 के ऊपर वापस आप बंद हो रहे हैं कि उससे कि आपको लगे कि ऐसी क्लोजिंग नहीं कि बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ डाउ फ्यूचर्स 250 ऊपर दिख रहे हैं, तो अब पता नहीं कि 250 वाला 250 ही नीचे बंद होगा या 400-500 नीचे बंद होगा या पूरा रिकवर हो जाएगा। दूसरी तरफ अब निफ्टी में आए तो न 11,500 के नीचे की क्लोजिंग मिल रही है, क्लोजिंग अच्छी है, और बहुत अच्छी क्लोजिंग भी नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाए, और क्लोजिंग बुरी नहीं है लेकिन सामने डाउ फ्यूचर्स खराब है। तो मैं ये कहूँगा कि न्यूट्रल से जब क्लोजिंग हो रही है, 1 आध दिन का डाउ में करेक्शन दिख रहा है,
कल हुआ है, ऊपरी स्तरों से गिरा है, आज डाउ फ्यूचर्स और गिर जाने दे। हो सकता है डाउ आज रात को अपना करेक्शन पूरा कर ले, सेकंड हाफ में कर ले या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक कर ले। तो मेरे ख्याल से एक फ्रेश पोजीशन तेजी की लेकर जाना थोड़ा सा रिस्की है, मंदी की लेकर जाना भी उतना ही रिस्की है। और तो इसलिए बेटर ये होगा आप न्यूट्रल होकर जाएं, आज के गेम को एक्सपायरी के नाम पर छोड़ दें और बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल का कल देखेंगे कहाँ जाने वाला है मार्केट। तो आज मेरा सोचना ये है कि बिना पोजीशन कर जाएं, कम पोजीशन के जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, थोड़ा लाइट पोजीशंस रखें या फिर बिना पोजीशंस कहीं जाएं। देखते हैं, एक्सपायरी निकलने दीजिए, उसके बाद हम मंथली एक्सपायरी में भी जाएंगे। वीकेंड सेशन भी आने वाले हैं, कमज़ोर ग्लोबल क्यूज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस समय जो मार्केट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पोजीशंस हल्की करके जाएं, यही आपके लिए सलाह है इस समय। बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर हैं मार्केट्स पिछले आधे घंटे से, जहां पर हम देख रहे थे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आते हुए दिखाए। पुट जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं वहां पर हल्की सी गिरावट आई है और काफ़ी एक्टिव स्टॉक्स हो रहे थे। सीमेंट स्टॉक्स आज वहां पर गिरावट का मौका है। जैन साहब, आप लगातार सीमेंट स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश रहे हैं, आज ये जो गिरावट का मौका आया है, कोई नाम खरीदने चाहिए इस फॉल में? कौन से नेम्स पर अभी आप रेकमेंड करेंगे खरीदारी के लिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने बहुत सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट पिछले वीक मैंने डेक्कन सीमेंट और अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, ये 2 स्टॉक, छोटे स्टॉक्स रेकमेंड किए थे और कल काफी सुर्खियों में थे। और इनफैक्ट आज बहुत अच्छी रिपोर्ट जी बिजनेस की अभी मैंने देखा, चैनल चेक की, तो ठीक है, वीकनेस थोड़ी सी उसकी वजह से भी हो सकती है कि क्योंकि थोड़ा कुछ तो क्या भाव पहले ही बहुत बढ़ गए थे, इसलिए लास्ट मंथ में नीचे आया है। कुछ मॉनसून भी इस पर एक्सटेंडेड था, उसकी वजह से थोड़ा हुआ है। बट मुझे इस चीज में अब आगे पॉजिटिविटी दिखती है कि एक्सटेंडेड मॉनसून खत्म हो गए, अच्छी फसल होगी, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश एंड इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सबसे बढ़िया बात है, जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया, मार्च का क्वार्टर थोड़ा बहुत हल्का गया होगा, बट ओवरऑल जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर बहुत बढ़िया गया ये सारे सीमेंट कंपनीज के। एंड मैं भी चैनल चेक से यही कर रहा हूँ कि इवन जैसे नॉर्थ ईस्ट है, मैं इवन स्टार्ट सीमेंट का मैं ट्रैक कर रहा हूँ काफी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी सीमेंट डीलर से मेरी बातचीत रेगुलर बेसिस पर रहती है। रीजन बीइंग कि इस ट्रेड को थोड़ा बचपन से देखते आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो नई कैपेसिटी आने वाली है तो वो नॉर्थ बंगाल में आने वाली है, जो कि 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर स्टेट को कैटर करता है, सिलीगुड़ी, तो वहां पे आने वाली है। तो मुझे लगता है उसमें भी बहुत बड़ा एक राइज आ सकता है। मैंने लास्ट वीक बाजार अगले हफ्ते में भी रेकमेंड किया था। सो सीमेंट स्टॉक्स मैंने 3-4 रेकमेंड किया, जेके लक्ष्य में भी किया, और मुझे बड़े स्टॉक्स में अल्ट्राटेक भी बहुत बढ़िया लगता है। सो छोटे स्टॉक्स में रैमको, अंजनी पोर्टलैंड, जेके लक्ष्मी, स्टार सीमेंट, और एक मैंने थोड़े दिन पहले मंगलम सीमेंट किया था, वो भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत सारे स्टॉक्स है, इस सेक्टर से जो कि बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं। बिल्कुल, तो सीमेंट स्पेस पर नजर रखिए, आज की गिरावट पर आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। चलिए, क्लोजिंग से पहले एक बार हमारे एक्सपर्ट से कॉल्स रिविजिट कर लेते हैं, जान लेते हैं कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं। सुमित जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर आज सुबह आपने रेकमेंड करी थी, अच्छी तेजी रही है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए इस कॉल को? बिल्कुल, इस कॉल के स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 350 रुपए के इमीडिएट टारगेट होंगे और 350 के लेवल टूटने के बाद और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो पोजीशंस बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहिए। ओके, वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज और फ्रेश खरीदारी आई है सर, आपके सुबह वाले टारगेट्स भी यहाँ पर अब आ गए हैं, स्क्वायर ऑफ करें, कैरी फॉरवर्ड करें सर, और कोफोज पर भी अपडेट दे दीजिए। दीपांशु, डॉक्टर रेड्डीज पे पहले अपडेट देता हूँ। मेरे हिसाब से तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। आपका अभी स्टॉप लॉस 4780 का बनेगा और मुझे 4900 के पार जाते हुए कल के दिन में ही लगता है, कल नहीं होगा तो मंडे को होगा। 4930 4940 का मेरा टारगेट है, तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करें। कोफोर्ज एटलीस्ट थोड़ा तो बुक करें, क्योंकि थोड़ी मुंह तो आई है इसमें, पूरी मुंह आई नहीं है, लेकिन आधा तो बुक करें। ओके, कोफोर्ज अगर आप चाहें तो थोड़ा बुक कर सकते हैं, वैसे बड़ी मूव का इंतजार है, पर अगर आप चाहें तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज जो काफ़ी मजबूत लग रहा है, यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए, जिस तरह से तेज़ी बनती हुई आ रही है। मैस्टेक एक और स्टॉक है, वहाँ पर आपने अच्छा एक्शन देखा है। टेक महिंद्रा, बंसल जी, आप लोगों ने सुबह रेकमेंड करी थी ये चार्ट कॉर्नर में किरण जी के साथ, इस कॉल को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट की वीकनेस में, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बिल्कुल कैरी करने की राय है टेक महिंद्रा को।
ओके, तो नज़र रखिए आईटी स्टॉक्स, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स, मिड कैप आईटी, यहाँ पर आपने जो बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखी है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो ये पोजीशंस आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर बढ़िया आपने एक्शन आते हुए देखा है। अच्छी गेंस के साथ ही यहाँ पर आपको बाजार की क्लोजिंग भी दिखेगी इन चुनिंदा स्टॉक्स में। वैसे तो ऑफकोर्स वीक एक्सपायरी के लिए हम जा रहे हैं, पर ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस देखी है। श्रीकांत जी, एक क्विक कॉल आईजीएल पर, क्योंकि हम सुबह से काफ़ी एक्टिविटी देख रहे हैं, उतना बड़ा मूव नहीं आया है, पर क्या ये एक बीटीएसटी कॉल बनता है? वीक बाजार में होल्ड आउट करा है इसने आज। देखिए दीपांशु, वैसे ये जो आईजीएल स्टॉक है उसमें काफ़ी अच्छा एक डाइवर्जेंस बना है, लेकिन मुझे लगता है कि बीटीएसटी के बेसिस पे इसे लेके जाने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। लेकिन पोजिशनल व्यू से अगर आप देखें तो काफ़ी क्लियरली इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है, उसे वैलिडेट करने जा रहा है। तो कुछ हफ्तों में शायद मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 460-70 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो पोजिशनली बाय करें, लेकिन बीटीएसटी के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अभी हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन सब से मेरा एक सवाल है, मतलब अगर आपको ज़बरदस्ती मैं बोलूं, ज़बरदस्ती एकदम ज़बरदस्ती, कि एक स्टॉक लॉन्ग और एक स्टॉक शॉर्ट करके जाना है, बिना लेवल के खाली स्टॉक का नाम बताइए, लॉन्ग कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। चाहे मतलब आपका मन है नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, अगर करना ही है तो एक कौन सा लॉन्ग, एक कौन सा शॉर्ट होगा। चलिए जय, आप शुरुआत कीजिए। अनिल जी, यहाँ से मैंने लॉन्ग के लिए तो अनिल जी एक बता दिया, अपोलो हॉस्पिटल डेफिनेटली, डॉक्टर रेड्डीज भी, दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। वागले जी ने डॉक्टर रेड्डीज चुना है और अपोलो हॉस्पिटल हम दोनों की पसंद है, तो ये लॉन्ग है। शॉर्ट बोलो, 10 सेकंड, जो यहाँ ओनली से 10 सेकंड है, तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अनिल जी सेल रहेगा। टाटा मोटर्स शॉर्ट और अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग। वागले साहब। डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग, बजाज फिनसर्व शॉर्ट। ओके, डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग, बजाज फिनसर्व शॉर्ट। कुणाल जी सामने देखिए। अच्छा कुणाल जी कैश मार्केट का हिकाल लिमिटेड, कुणाल जी नीचे क्यों देख रहे हैं? चार्ट है जी। हाँ जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, कैश मार्केट का हिकाल बाय करना है और पेट्रोनेट एलएनजी शॉर्ट करना है। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी शॉर्ट, हिकाल लॉन्ग। हिकाल तो सिद्धार्थ सेदानी साहब ने 150 में दिया था अभी पिछले हफ्ते ही, और आप देखिए 184 हो गया। बंसल जी जल्दी से। अनिल जी, बीपीसीएल लॉन्ग, कोलगेट शॉर्ट। ओके, बीपीसीएल लॉन्ग, कोलगेट शॉर्ट। और सुमित जी। एचसीएल टेक लॉन्ग, आईटीसी शॉर्ट। एचसीएल टेक लॉन्ग, आईटीसी शॉर्ट। अच्छा, आशु सर का भी आ गया। एलआईसी हाउसिंग लॉन्ग, एक्सिस बैंक शॉर्ट। जैन साहब आपको भी कुछ देना है तो दे सकते हैं आप। मैं तो लॉन्ग ही दूंगा अनिल जी, शॉर्ट देने में डर लगता मुझे, बट मैं लॉन्ग में सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि बीपीसीएल पे ध्यान दिया जा सकता है। अगर एफएनओ स्टॉक की बात करें लॉन्ग में, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल में थोड़ा माहौल बन रहा है, तो बीपीसीएल पे ध्यान दें। बाकी जेन साहब के जेम्स खरीदिए। डिटेल मत बताओ। श्रीकांत जी, अरे टाइम मत है। श्रीकांत देखो, आपके चक्कर में श्रीकांत जी रह गए। चलो कोई बात नहीं, श्रीकांत जी फिर भी बता तो दो। बिल्कुल, तो देखिए फार्मा में तेजी है, अजंता फार्मा लॉन्ग और आईटीसी शॉर्ट। ओके, अजंता फार्मा लॉन्ग, आईटीसी शॉर्ट। आईटीसी ना? यस बिल्कुल, आईटीसी शॉर्ट। आईटीसी को शॉर्ट करने, आईटीसी को शॉर्ट करने वाले, हाँ आईटीसी को शॉर्ट करने वाले दो लोग आ गए। ओके बढ़िया है। चलो तो चलिए, ये क्या आप जब बताएंगे आखिर में क्लोजिंग में कोई है तो काम तो कुछ है नहीं ऐसे मार्केट में, कल किसी का पोजीशन तो लेके जानी नहीं, कम से कम व्यू तो पता चले कि कौन क्या सोच रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा सर्वे जल्दी से आप लोगों के बीच में करवा लिया जाए। चलिए आइए फाइनल क्लोजिंग आने दें थोड़ी देर में, तब तक मैं आपको प्रोविजनल क्लोजिंग जो आई है वो तो देख लीजिए आप, और तब तक मैं आज के शाम के शो बता दूं। 5 बजे कोरोना पर ये हमारा स्पेशल शो, हमारी जो सीरीज चल रही है रोड टू रिकवरी, इस पर आप अपनी राय और सवाल भेजिएगा, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा, हैशटैग रोड टू रिकवरी। और इकोनॉमी पर जो झटका लगा है कोरोना की वजह से, आज हम बात कर रहे हैं अनलॉक होने के बाद अलग अलग सेक्टर्स की। इब्जिया के सुरेंद्र मेहता सेक्रेटरी साहब होंगे इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और वहाँ हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में कितनी मार पड़ी है और कितनी रिकवरी आई और कितना टाइम लगेगा।
सोने के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सोना लोग खरीद रहे हैं, सोने के गहने खरीद रहे हैं? क्या वाकई में सेल्स वापस आ रही है? त्योहारी सीजन भी है, शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो सेक्टर की रिकवरी हुई है कि नहीं, ये मेहता साहब आपको बताएंगे शाम 5 बजे। मिस मत करिएगा। शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा, आपका और बंसल जी का फेवरेट शो। बंसल जी पूरे परिवार के साथ देखते हैं और पूरे परिवार के साथ ही बंसल जी शो देखते हैं। भले ही बंसल जी आज दिल्ली के लिए ना हो शो, लेकिन दिल्ली वालों को भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए मुंबई में, ठीक है ना। और शो का नाम है लोकल का टाइम कब आएगा। तो कोरोना के कहर के बीच में धीमे धीमे जो लॉकडाउन खुल रहा है, इस लॉकडाउन में एक चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कब खुलेगा, खोला जाए या ना खोला जाए, क्या लोकल ट्रेन खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। और सड़क पे तो ट्रैफिक, ओहो आप पूछिए मत। मतलब बॉम्बे में अगर ऑफिस से हमें घर आना हो मुंबई में, पहले जब मतलब बहुत बारिश के टाइम पे जब पीक टाइम होता था तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया ये वो, तब 4-4 घंटे लगते थे हमें ऑफिस से घर आने में 25 किलोमीटर के लिए। आजकल वही हाल है, क्योंकि सब लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सबको जाना यही है और रोड से, और 3-3 घंटे 4-4 घंटे आजकल टाइम लग रहा है। तो अब बड़ा सवाल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खोल दें तो दिक्कत, ना खोलें तो दिक्कत। तो इसी पर हम आज करेंगे खास बातचीत, लोकल का टाइम कब आएगा। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर लोकल ट्रेन शुरू की जाए, बसेस शुरू की जाए तो भी बताएं। आपको लगता है कि नहीं करना है तो भी बताएं। तो बंसल जी, वैसे आपके वहाँ मेट्रो शुरू हो गई कि नहीं हुई है? थोड़ी थोड़ी हो गई है ना? देखिए अनिल जी, मेट्रो शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं अनिल जी, मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा मुंबई में कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। एक तो मुंबई से तो नाता जुड़ा ही हुआ है, और मेरे बेटर आपका अनिल जी बचपन जो है मुंबई में बीता हुआ है, तो मुंबई से मेरा नाता है अनिल जी। फिर तो आपकी मजबूरी है, राइट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फिर तो आपकी मजबूरी मुंबई से नाता गहरा रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए, लेकिन अब मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खुलने की तैयारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर हमारा खास शो, मिस मत करिएगा। आइए अब आपको फाइनल क्लोजिंग बता दूं। 11,516 जो हम कह रहे थे कि जो 11,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ये हम आपको जो बात कर रहे थे ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि 11,516 पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है प्रोविजनली, और 22,320 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती दिख रही है। निफ्टी 88 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 253 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, और सेंसेक्स बंद हो रहा है 323 पॉइंट नीचे। आइए सारे हमारे एक्सपर्ट्स को विंडो में ले आइए। जरा एक बात और करनी रह गई है, मैं आप बात कर लूँ। आप लोगों में से किस किस को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जरा एक बार हाथ खड़ा करिए। क्रिकेट में इंटरेस्ट किसको है? क्रिकेट कौन देखता है? किसका इंटरेस्ट है क्रिकेट में? खेलने में वागले साहब, आप तो किसी चीज में हाथ ही नहीं करा। वागले साहब, आपका मतलब मार्केट के अलावा कोई चीज में इंटरेस्ट बचा है वागले साहब, या आप सन्यासी लेने के मूड में एकदम? आजकल लोग बहुत बोलते हैं मुझे कि वागले साहब ने तो मुस्कुराना ही बंद कर दिया, आजकल बिल्कुल एकदम चुप से रहता है। फिर मेरे को समझाना पड़ता है उनको कि नहीं, वो आजकल घर से शो करते हैं तो बहुत प्रेशर रहता है, तो इसलिए हंस नहीं पाते। जब स्टूडियो में आना शुरू करेंगे तब बिल्कुल खुल के हंसेंगे। लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट कोई बचा है वागले साहब?